नमस्कार मित्रों। आज के इस वीडियो में एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। हम आशा करते हैं कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और पूरी तरह से अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे। तो मित्रों, आज की इस वीडियो में हम टीजीटी पीजीटी हिंदी के पाठ्यक्रम पर आधारित 125 बेहतरीन और महत्वपूर्ण प्रश्नों को व्याख्यात्मक तरीके से हल करेंगे और इसके साथ ही ट्रिक की सहायता से याद करने का भी प्रयास करेंगे। तो हम आशा करते हैं कि वीडियो आप सबके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, इसलिए इस वीडियो को आप लोग अंत तक जरूर देखें और अगर आप चाहें तो इस वीडियो को अपने परिचित लोगों के पास शेयर भी कर सकते हैं। तो चलिए, अब ज़्यादा समय ना गंवाते हुए हम लोग अपने विषय वस्तु पर आते हैं। तो जैसा कि स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं, प्रतिदर्श प्रश्न पत्र सप्तम टीजीटी पीजीटी हिंदी साहित्य और प्रश्न संख्या 1 है कि साहित्य जीवन की व्याख्या है, आलोचना साहित्य की व्याख्या है, किसका कथन है। विकल्प ये कह रहे हैं कि श्याम सुंदर दास का, विकल्प बी रामचंद्र शुक्ल का, विकल्प सी डॉक्टर नागेंद्र का या फिर विकल्प डी नामवर सिंह का है। तो सोचिए, समझिए, विचार कीजिए और इसके बाद प्रश्न संख्या 1 का जवाब दीजिए कि साहित्य जीवन की व्याख्या है और आलोचना साहित्य की व्याख्या है, किसका कथन है। और आप सबका जवाब भी आना शुरू हो गया कि सर विकल्प बी को लॉक किया जाए, रामचंद्र शुक्ल इज राइट आंसर, है ना। तो जिन भाई बहनों का जवाब विकल्प बी रामचंद्र शुक्ल आया है, निश्चित रूप से आप सब बधाई के पात्र हैं और आप सबकी तैयारी बहुत बेहतरीन है। तो बिल्कुल आप सबका खाता खुलता हुआ और बिल्कुल प्यारा सा प्रश्न, आसान सा जवाब आप सबका आ गया। अब कैसे दिमाग में बैठाएं, तो देखिए, साहित्य जीवन, है ना। तो जीवन में, साहित्य जीवन में क्या करना, बोले सर आलोचना। अगर साहित्य जीवन में आलोचना करने को मिल जाए तो बिल्कुल राम राम करिए भैया, राम 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 राम। राम राम का मतलब मना कर दीजिए, ऐसे दिमाग में बैठा लीजिएगा कि अगर आपको साहित्य जीवन में आलोचना करने को मिल जाए तो बिल्कुल राम राम कर लीजिए। राम राम का मतलब हो गया रामचंद्र शुक्ल इज राइट आंसर। तो साहित्य जीवन की व्याख्या है, आलोचना साहित्य की व्याख्या है। साहित्य जीवन की व्याख्या, आलोचना साहित्य की व्याख्या। अगर साहित्य जीवन में आलोचना करने को मिल जाए तो आप राम राम करिएगा। राम राम का मतलब हो गया रामचंद्र शुक्ल को दिमाग में बैठा लीजिए, ठीक है। चलिए, प्रश्न संख्या 2 है कि इनमें से कौन सी आलोचना मिश्र बंधु की नहीं है। विकल्प ये कह रहे हैं कि हिंदी नवरस मिश्र बंधु की नहीं है, विकल्प बी मिश्र बंधु विनोद मिश्र बंधु की नहीं है, विकल्प सी साहित्य पारिजात या फिर विकल्प डी काव्य दर्पण। तो सोच समझ के उत्तर दीजिएगा। प्रश्न संख्या 2 आपके स्क्रीन पर है कि कौन सी आलोचना मिश्र बंधु की नहीं है और आप सबका जवाब भी तेजी के साथ आ गया कि सर विकल्प डी को लॉक किया जाए। काव्य दर्पण जो है मिश्र बंधु का नहीं है, बल्कि काव्य दर्पण की बात अगर हम लोग करें तो रामदाहिन मिश्र का है, ध्यान में रखिएगा, है ना। तो आप कैसे दिमाग में बैठाएंगे, देखिए जो काव्य हो ना, तो काव्य का दर्पण कहाँ, बोले सर काव्य का दर्पण तो दाहिने हाथ पे रखते हैं या दाएं बाएं का हाथ का खेल है। तो दाहिन दाहिन रखिए, काव्य दर्पण को दाहिने रखिए। तो दाहिन फर रामदाहिन मिश्र को दिमाग में बैठा लीजिएगा, ठीक है ना। बात करें मिश्र बंधु की, तो मिश्र बंधु बिल्कुल हिंदी में नवरस लाते हैं, मिश्र बंधु विनोद करते हैं और मिश्र बंधु क्या करते हैं, साहित्य का पारिजात, है ना, मिश्र बंधु, ठीक है। चलिए, अब आगे प्रश्न संख्या 3 है कि नवरस किसकी सैद्धांतिक आलोचना है। विकल्प ये कह रहे हैं कि रामविलास शर्मा की है, विकल्प बी नंदुलारे वाजपेयी की, विकल्प सी गुलाब राय या फिर विकल्प डी श्याम सुंदर दास की। तो प्रश्न संख्या 3 का जवाब आपको देना है कि नवरस किसकी सैद्धांतिक आलोचना है और आप सब भाई बहनों का जवाब तेजी के साथ आ गया कि सर विकल्प सी को लॉक कीजिए। और बिल्कुल सही जवाब है कि नवरस किसका, बोले सर नवरस तो गुलाब में होता है ना। अगर आपको नवरस लेना है, नवरस लेना है तो क्या करिए, गुलाब का लीजिए। तो नवरस गुलाब का, गुलाब फार गुलाब राय की रचना है, ध्यान में रखिएगा, ये बिल्कुल कंठस्थ कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए, प्रश्न संख्या 4 है कि कविता हमारे परिपूर्ण क्षणों की वाणी है, किसका कथन है। विकल्प ये कह रहे हैं कि रामचंद्र शुक्ल का है, विकल्प बी डॉक्टर नागेंद्र का है, विकल्प सी सुमित्रानंदन पंत जी का है या फिर विकल्प डी महावीर प्रसाद द्विवेदी का है। तो प्रश्न संख्या 4 का जवाब आपको देना है कि कविता हमारे परिपूर्ण क्षणों की वाणी है, किसका कथन है। और आप सबका जवाब भी आ गया कि सर विकल्प सी को लॉक किया जाए, सुमित्रानंदन पंत इज राइट आंसर, है ना। देखिए, पा से परिपूर्ण और पा से पंत, परिपूर्ण कौन है, बोले सर परिपूर्ण तो पंत ही है ना। कि किसमें, बोले कि क्षणों में, वाणी में, वाणी में परिपूर्ण दिमाग में रख लीजिएगा, परिपूर्ण क्षणों, क्षणों की वाणी। तो वाणी में परिपूर्ण कौन है, बोले सर वाणी में परिपूर्ण तो पंत है,
ये ध्यान में रखिएगा। और प्रश्न संख्या 4 का जो जवाब है हमेशा के लिए अपने दिमाग में छाप लीजिए, कंठस्थ कर लीजिए और स्टार लगाइए। इस प्रकार के जो प्रश्न है आपकी परीक्षा में पूछे जाते हैं। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 5 है कि निम्न में कौन सा कथन कवि निराला के विषय में असंगत है यानी कि गलत है। तो 4 विकल्प आप देख पा रहे हैं जिनमें एक अशुद्ध है, असंगत है, गलत है, उसी का आपको बिल्कुल जवाब के रूप में चयन करना है। विकल्प ये कह रहे हैं कि छायावादी कवियों में निराला का सबसे अधिक आलोचना हुई है। तो ये ध्यान में रखिएगा कि छायावादी कवियों में निराला की सबसे ज़्यादा आलोचना हुई है। विकल्प बी कविता प्रवेश की पुकार है ऐसा निराला जी ने माना है। विकल्प सी इन्हें छायावाद का कुष्ठ रोग कहा जाता है। या फिर विकल्प डी कवित्व को हिंदी का जातीय छंद निराला जी ने माना है। तो इनमें एक असंगत है, एक अशुद्ध है या गलत विकल्प है, उसी का चयन आपको करना है और बिल्कुल जवाब देना है। स्टार लगा लीजिएगा। अगर आपने इस प्रश्न को बना लिया तो निश्चित रूप से यहाँ से 3-4 प्रश्न जो है आपकी परीक्षा में बिल्कुल फंसने की संभावना होती है। तो ऐसे प्रश्न का निर्माण आपकी आज की प्रश्नोत्तरी मेरे द्वारा शामिल किया गया है। आपकी समझ यहाँ से विकसित होगी, आपकी तैयारी मजबूत होगी और आपकी जो तैयारी है उसकी परख भी मजबूत होगी। तो निश्चित रूप से आप सभी भाई बहनों का जवाब भी आ गया कि सर विकल्प सी को लॉक किया जाए। तो निश्चित रूप से जिन भाई बहनों का जवाब विकल्प सी आया है, आप सबकी मैं तारीफ नहीं कर रहा हूँ, वास्तविकता है कि आप सबकी तैयारी बहुत बेहतरीन है। ठीक है ना। तो बिल्कुल आप सबका आ गया कि छायावाद का इन्हें कुष्ठ रोग नहीं कहा जाता है, बल्कि निराला जी के क्या कहा जाता है, छायावाद का बिल्कुल क्षय रोग। छायावाद का क्षय रोग कौन? बोले सर निराला, है ना। अब देखे होंगे कि छायावाद में किसी को क्षय रोग हो जाए तो बड़ी निराली बात है। तो छायावाद का क्षय रोग निराला जी को कहा जाता है। ऐसे दिमाग में बैठाइएगा और हमेशा के लिए कंठस्थ कर लीजिएगा, है ना। सबसे ज़्यादा आलोचना छायावाद में निराला जी की हुई। कविता को प्रवेश की पुकार निराला जी ने माना है और कवित्व को हिंदी का जातीय छंद निराला जी ने माना है। और छायावाद का अगर किसी को क्षय रोग कहा जाए तो कोई और नहीं, निराला जी हैं। तो आपका यहाँ से 4-4 प्रश्न बिल्कुल बन रहा है और चारों जो प्रश्न हैं बड़े ही महत्वपूर्ण और संभावित हैं। तो मित्रों, आप सबसे एक बार फिर से आग्रह करूँगा कि जो भाई बहन निश्चित रूप से बिल्कुल सिलेक्शन के लिए तैयारी कर रहे हैं, तो उनसे बिल्कुल विशेष आग्रह है कि आप लोग पूरी लाइव को अंत तक देखें। बीच में जुड़ जाओ, प्रश्न हल कर लो, तो आप तो हल कर लेंगे, लेकिन जो आनंद आपको लाइव क्लास में हल करने का मिलेगा, है ना, उससे आपका लेवल चेक हो जाता है कि आपके साथी जो आपके साथ तैयारी कर रहे हैं, जो आपके साथ फॉर्म भरे हुए हैं, उनकी तैयारी और आपकी तैयारी में क्या समानता है, क्या अंतर है, कितना गैप है। तो उसके लेवल से आपको जब तैयारी करेंगे तो निश्चित रूप से आपकी तैयारी बेहतरीन होगी, आपका लेवल मजबूत होगा और आप सिलेक्शन की दहलीज पर एकदम बिल्कुल पहुँचेंगे। ठीक है ना। तो बिल्कुल ज़्यादा भाई बहन भी नहीं रहते हैं, संख्या भी आपकी कम रहती है और प्रत्येक भाई बहन के जब आपको मैं देखता भी हूँ तो आप लोग भी थोड़ा सा समय निकालिए, ज़्यादा नहीं, सप्ताह में 2 घंटे का समय आप निकालिए और पूरी प्रश्नोत्तरी को बिल्कुल आराम से करिए, लाइव तरीके से करिए, सभी भाई बहनों के साथ करिए, निश्चित रूप से आपको लाभ मिलेगा। ठीक है ना। तो बिल्कुल ढेर सारे भाई बहन मेरे साथ जुड़ते हैं और प्रत्येक दिन बिल्कुल लास्ट तक देखते हैं, तो ऐसे भाई बहनों को बिल्कुल मैं सलाम करता हूं और आपकी तैयारी को, आपके जज्बे की सलाम करता हूं। निश्चित रूप से आपका ये प्रयास जो है रंग लाएगा, है ना। तो बिल्कुल आप सबका जवाब आ गया कि सर विकल्प सी। और चलते हैं हम लोग अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न आपके जवाब की प्रतीक्षा में आपके स्क्रीन पर आ गया कि वृंत और विकास किसकी कृति है। विकल्प ए कह रहे कि नंदुलारे वाजपेयी की, विकल्प बी शांत प्रिय द्विवेदी की, विकल्प सी सुमित्रानंदन पंत की, या फिर विकल्प डी महावीर प्रसाद द्विवेदी की। प्यारा सा प्रश्न आपके स्क्रीन पर और आपके जवाब के लिए बिल्कुल इंतजार कर रहा है कि वृंत और विकास किसकी कृति है। और आप सबका जवाब भी आ गया कि सर विकल्प बी को लॉक किया जाए, शांति प्रिय द्विवेदी इज राइट आंसर, है ना। कैसे दिमाग में बैठाएंगे? तो देखिए, जो वृंत और विकास होता है ना, वो बिल्कुल वृंत और विकास शांति से करो। अगर आपको विकास करना है तो शांति से करिए, आपको वृंत करना है तो शांति से करिए। तो वृंत और विकास कहिया, बोले भैया वृंत और विकास को शांति से करिए तभी प्रिय लगेगा। तो शांति प्रिय द्विवेदी इज राइट आंसर। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 7 आपके स्क्रीन पर प्यारा सा प्रश्न है और परीक्षा में छपने वाला प्रश्न है, तो इस पर बिल्कुल ट्रिपल स्टार लगाइए और आवश्यक समझिएगा। तो इसे अपनी जो नोट पुस्तिका है उसमें दर्ज कर लीजिएगा, है ना। प्रश्न है कि सरगुजा, नंदगांव और बिलासपुर की बोली कौन सी है। विकल्प ए कह रहे कि छत्तीसगढ़ी है, विकल्प बी बुंदेली बोली है,
विकल्प सी मारवाड़ी है या फिर विकल्प डी बघेली है। तो प्रश्न संख्या 7 का जवाब आपको देना है और आप सबका जवाब भी धड़ल्ले के साथ आ गया कि सर प्रश्न संख्या 7 का विकल्प ये को बिल्कुल लॉक किया जाए। तो निश्चित रूप से आप सबकी तैयारी बहुत मजबूत है, दिख रही है और इससे भी मजबूत करने की आपको ज़रूरत अब नहीं है। हाँ, इतना ज़रूर है कि जो आसान से प्रश्न है वो गलत ना हो। तैयारी आपको इसी तरह से बिल्कुल कसौटी पर पकड़े रहना है, कहीं ढीला नहीं करना है। और अगर आप लोगों का बिल्कुल इरादा इसी तरह से मजबूत रहा, आप लोग चाहेंगे थोड़ी संख्या बढ़ाएंगे, तो निश्चित रूप से आपको सप्ताह में मैं 2-2, 3-3 प्रश्नोत्तरी भी दे सकता हूँ। हाँ, ये है कि मुझे भी स्कूल रहता है, आप लोगों में से भी ढेर सारे भाई बहन हैं जो कि कहीं न कहीं पढ़ा रहे हैं, तो समय थोड़ा सा निकलता नहीं है। लेकिन अगर आप लोग चाहिएगा तो ये प्रश्नोत्तरी का समय रात में कर लिया जाएगा 8 बजे 9 बजे के आसपास, है ना, तो थोड़ा सा बेटर हो जाएगा। लेकिन ये तब संभव है जब आपका जज्बा जुनून हो, है ना। अगर ऐसा कुछ आपको लगेगा तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में आप बिल्कुल अपनी राय दर्ज करिएगा, ठीक है। बिल्कुल, अब इसका जवाब आप सबका आ गया छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ी कैसे दिमाग में रखेंगे, तो बिल्कुल एक क्लू बना लीजिएगा कि नंद गांव में, बोले भैया नंद गांव में कौन, बोले बिलास को। क्या हो गया, बोले सर छत्तीसगढ़ी को देखा तो उसका सर गुजने लगा। तो सर गुजा सर दुखा कब, भैया नंदगांव में। किसको, छत्तीसगढ़ी, छत्तीसी को देखा। तो आप लोग देखे होंगे गांव में भी कुछ लोग छत्तीसी होते हैं। अब छत्तीसी का मतलब होता है कि 3-5 करने वाले, उल्टा सीधा इधर का उधर का इधर लगाने वाले होते हैं, है ना, केवल टेंशन देने वाले होते हैं। तो ऐसे छत्तीसी व्यक्ति को जब व्यक्ति देखता है ना तो सर गुजने लगता है ना। तो बस दिमाग में रखिएगा नंदगांव में, है ना, बिलास में क्या देखा, छत्तीसी को देखा तो उसका सर जो है गुजने लगा। तो नंदगांव, सरगुजा, बिलासपुर की बोली कौन, छत्तीसगढ़ी, ठीक है। चलिए आगे प्रश्न संख्या 8 है कि निम्न में बिहारी उपभाषा की बोली नहीं है। अब कौन सी जो बोली है जो कि बिहारी उपभाषा की बोली नहीं है। विकल्प ए कह रहे हैं कि मैथिली, विकल्प बी मगही, विकल्प सी भोजपुरी या फिर विकल्प डी छत्तीसगढ़ी है। तो सोच समझ के उत्तर दीजिएगा। प्रश्न संख्या 8 आपके स्क्रीन पर और आप सबका जवाब बहुत तेजी के साथ आ गया कि सर विकल्प डी को लॉक किया जाए, है ना। जो छत्तीसगढ़ी है बिल्कुल ये पूर्वी हिंदी के अंतर्गत आती है, ABC, अवधी बघेली छत्तीसगढ़ी, है ना। तो बात करते हैं हम लोग बिहारी उपभाषा के अंतर्गत, तो मैम भोजपुरी बोलती हैं। बिहारी मैम क्या करती हैं, बोले मैम भोजपुरी बोलती हैं। मैं फार मैथिली, माँ फार मगही, भोजपुरी फार भोजपुरी। तो ध्यान में रखिएगा बिहारी मैम भोजपुरी बोलती हैं। ऐसे क्लू बनाइएगा और इस प्रश्न को अपने दिमाग में छाप लीजिएगा। और आपको अगर विस्तृत रूप से भाषा विज्ञान, काव्य शास्त्र, हिंदी साहित्य का इतिहास कुछ भी पढ़ना है तो चैनल की प्लेलिस्ट पे जाइएगा। TGT PGT हिंदी की जो प्लेलिस्ट है उसको ओपन कर लीजिएगा, विस्तृत रूप से है, टेक की सहायता से है, ठीक है। चलिए प्रश्न संख्या 9 एकदम बिल्कुल एक नया सा प्रश्न है कि देवनागरी लिपि के विषय में संगत कथन है। विकल्प ये कह रहे हैं कि ये वर्णात्मक लिपि है, विकल्प बी इसकी लिपि अक्षरात्मक है, विकल्प सी कह रहे हैं इसकी लिपि चित्रात्मक है या फिर इसकी जो लिपि है विकल्प डी भाव चित्रात्मक है। तो सोच समझकर आप उत्तर दीजिएगा। प्रश्न संख्या 9 आपके स्क्रीन पर है कि देवनागरी लिपि के विषय में संगत है, सही है, शुद्ध है। और आप सबका जवाब आ गया कि सर विकल्प बी को लॉक किया जाए, अक्षरात्मक लिपि इज राइट आंसर। बिल्कुल जो देव है ना, तो बिल्कुल देव अक्षर होता है, ध्यान में रखिएगा। देव क्या होते हैं, अक्षर होते हैं। अक्षर माने जल्दी उनका क्षरण नहीं होता है। तो ऐसे क्लू बनाइएगा कि देव है, अक्षर है, तो देवनागरी लिपि भी अक्षरी होगी, अक्षरी, ध्यान में रखिएगा। तो देवनागरी की जो लिपि है वो अक्षरात्मक है, ध्यान में रखिएगा। छोटा सा प्रश्न है, प्यारा सा प्रश्न है, लेकिन कभी कभी परीक्षा में आ जाता है ना, तो बिल्कुल बड़े से बड़े महारथियों का छक्का छुड़ा देता है, ठीक है। तो बिल्कुल प्रश्न संख्या 9 का विकल्प बी इज राइट आंसर। प्रश्न संख्या 10 और शायद पहली बार ये प्रश्नोत्तरी में दिख रहा है कि प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन का आयोजन कहाँ हुआ था। विकल्प ये कह रहे हैं कि मॉरिशस में, विकल्प बी दिल्ली में, विकल्प सी नागपुर या फिर विकल्प डी भोपाल में। प्रश्न संख्या 10 का जवाब आपको देना है कि प्रथम हिंदी विश्व सम्मेलन का आयोजन कहाँ पर हुआ था। और ढेर सारे भाई बहनों का जवाब बिल्कुल सही दिशा में आया कि सर विकल्प सी को लॉक किया जाए, नागपुर इज राइट आंसर, है ना। देखिए हिंदी का प्रथम जो विश्व सम्मेलन होगा ना वो किसी नाम से होगा, तो नाम फॉर नागपुर, नामपुर नागपुर, नामपुर नागपुर, ऐसे दिमाग में बैठाइएगा। और प्रश्न संख्या 10 का जो विकल्प सी है नागपुर, उसको हमेशा के लिए दिमाग में बैठा लीजिए, ठीक है। चलिए प्रश्न संख्या 11 है
कि निम्न में एक देवनागरी लिपि का गुण नहीं है। विकल्प ए कह रहे हैं कि एक ध्वनि के लिए एक ही वर्ण लिपि चिन्ह का प्रयोग देवनागरी में होता है। विकल्प बी, ध्वनियों का वैज्ञानिक विभाजन किया गया है देवनागरी लिपि में। विकल्प सी, स्थान कम घेरती है। और विकल्प डी है, शिरोरेखा के प्रयोग का कोई निश्चित नियम नहीं है। तो प्रश्न संख्या 11 को बिल्कुल ध्यान से देखिएगा, इसके बाद इसका जवाब दीजिएगा कि निम्न में एक देवनागरी का गुण नहीं है। अब इतना मैंने बता दिया गुण नहीं है, तो एक अवगुण है। तो आपसे पूछा जा रहा है इसमें कौन सा एक अवगुण है, कौन सा एक दोष है। सीधा सा प्रश्न अब आपकी समझ में आ गया होगा और आप सबका जवाब भी आ गया कि सर विकल्प डी को लॉक किया जाए। शिरोरेखा का प्रयोग का कोई निश्चित नियम नहीं है। तो शिरोरेखा के प्रयोग का कोई निश्चित नियम नहीं है, तो गुण नहीं है बल्कि अवगुण है या दोष है ना। तो अवगुण या दोष है। तो प्रश्न संख्या 11 का विकल्प डी को आप सही करिएगा। एक ध्वनि के लिए एक चिन्ह बिल्कुल गुण है। ध्वनियों का वैज्ञानिक बिल्कुल विभाजन है तो गुण है। कम स्थान घेरता है तो गुण है। यानी कि ए बी सी गुण है और विकल्प डी अवगुण है। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 12 है कि परंपरा का मूल्यांकन किसकी कृति है। विकल्प ए कह रहे कि रामविलास शर्मा की, विकल्प बी रामचंद्र शुक्ल की, विकल्प सी हजारी प्रसाद द्विवेदी की, या फिर विकल्प डी नंदुलारे वाजपेयी की। तो प्रश्न संख्या 12 का आपको जवाब देना है कि परंपरा का मूल्यांकन कौन है ना, किसकी कृति है। तो बिल्कुल आप सबका जवाब भी आ गया कि सर विकल्प ए को लॉक किया जाए। रामविलास शर्मा इज राइट आंसर, है ना। देखिए जो परंपरा का मूल्यांकन कौन करता है, बोले सर विलास करते हैं। तो जो विलास वाले व्यक्ति हैं वो परंपरा का मूल्यांकन करते हैं। ऐसे क्लू बनाइएगा कि परंपरा का मूल्यांकन तो रामविलास करते हैं। तो परंपरा का मूल्यांकन रामविलास शर्मा इज राइट आंसर। इस पे डबल स्टार लगा लीजिए, सोचिए समझिएगा और फिर इसका जवाब दीजिएगा। ठीक है, और जवाब भी आपका आ गया है, प्यारा सा जवाब सभी का आया, सही आया। और बिल्कुल जिनका उत्तर आया निश्चित रूप से आप सब बधाई के पात्र हैं। और ढेर सारे भाई बहन बिल्कुल वीडियो को देख रहे हैं, तो आप लोग भी बीच बीच में कमेंट कर दीजिए, जिससे मुझे पता चल जाए कि कौन से भाई बहन मेरे हैं जो कि रेगुलर जुड़ रहे हैं और उनके लिए आगे हम क्या कुछ करें। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 13 है कि हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास ग्रंथ है। विकल्प ए कह रहे हैं कि गासादा तासी है। विकल्प बी इस्तवारदाला लितरतर हिंदुस्तानी। विकल्प सी भाषा काव्य संग्रह, या फिर विकल्प डी शिव सिंह सरोज है। तो प्रश्न संख्या 13 का जवाब आपको देना है कि हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास ग्रंथ कौन सा लिखा गया। और आप सबका जवाब भी बिल्कुल सही आया कि सर विकल्प बी इस्तवारदाला लितरतर हिंदुस्तानी, है ना। और कुछ भाई बहन विकल्प ए पे दे रहे हैं। तो भाई देखो, भाई जो विकल्प ए पे जा रहे हैं, ये गासादा तासी महोदय ने इतिहास लिखा है, ये लेखक हैं। और किस शीर्षक से लिखा गया था, तो इस्तवारदाला लितरतर हिंदुस्तानी, ये ध्यान में रखिएगा, 1839, 47 और 71 में। ठीक है ना। तो निश्चित रूप से आप सब भाई बहनों का जवाब बहुत काबिल तारीफ है, विकल्प बी इज राइट आंसर। तो हिंदी साहित्य का जो प्रथम इतिहास ग्रंथ है इस्तवारदाला लितरतर हिंदुस्तानी शीर्षक से गासादा तासी महोदय ने लिखा, फ्रेंच भाषा में लिखा है। ठीक है, चलिए अब आगे है प्रश्न संख्या 14 कि असंगत विकल्प कौन सा है। विकल्प ये कह रहे कि आधुनिक हिंदी साहित्य के लेखक जो हैं नंदुलारे वाजपेयी हैं। विकल्प बी हिंदी साहित्य विमर्श के लेखक पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी हैं। विकल्प सी कविता कौमुदी रामधारी सिंह दिनकर जी की रचना है। या फिर विकल्प डी हिंदी काव्य शास्त्र का इतिहास भागीरथ मिश्र ने लिखा है। तो बिल्कुल कह रहे हैं कौन एक असंगत है। जो असंगत है उसका चयन आपको उत्तर के रूप में बिल्कुल करना है। और जो भाई बहन बिल्कुल जुड़ रहे हैं, तो कुछ ऐसे ही भाई बहन हैं जो कि नए हैं। तो जो लोग चैनल पर नए हैं प्लीज़ अपना पता भी लिख दें और इसको अन्यथा मत लीजिएगा, क्योंकि जितने भी भाई बहन मेरे साथ जुड़े हुए हैं लगभग सबको मैं पर्सनली रूप से जानता हूँ, पहचानता हूँ। तो आपको भी मैं कोशिश करता हूँ कि आपका पता कहाँ से है और उसको मैं अपनी नोटबुक में दर्ज करता हूँ। तो इसलिए जो भाई बहन चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ आप कमेंट कर दें कि मैं कहाँ से हूँ, ताकि आपका भी पता मेरे पास दर्ज हो जाए। ठीक है ना। तो निश्चित रूप से आप सबका जवाब आ गया कि सर विकल्प सी कविता कौमुदी रामधारी सिंह दिनकर की नहीं है बल्कि रामनेश त्रिपाठी जी की है। ये ध्यान में रखिएगा। प्रश्न संख्या 14 का विकल्प सी को हमेशा के लिए कंठस्थ करिए। कविता कौमुदी किसके, रामनेश त्रिपाठी राइट आंसर। ठीक है। अब देखिए आधुनिक हिंदी साहित्य बिल्कुल दुलारे, है ना। साहित्य का विमर्श बिल्कुल लाल लाल होता है तो पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी, है ना। और हिंदी की बात करते काव्य शास्त्र भागीरथ, हिंदी का काव्य शास्त्र भागीरथ का ध्यान में रखिएगा। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 15 है कि हिंदी साहित्य के बृहद इतिहास की पीठिका किसने लिखी है। विकल्प ए कह रहे कि डॉक्टर राजपली पांडे ने लिखा। विकल्प बी डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा ने लिखा।
विकल्प सी करुणापति त्रिपाठी ने किया, या फिर विकल्प डी है डॉक्टर भागीरथ मिश्र ने। तो सोचिए समझिए, इसके बाद प्रश्न संख्या 15 का जवाब दीजिए कि हिंदी साहित्य का जो बृहद इतिहास लिखा गया जिसमें कुल 16 भाग हैं, है ना, तो उसमें कह रहे हैं कि हिंदी साहित्य का जो पीठिका है यानी कि पहला भाग है किसने लिखा। आप सबका जवाब भी आ गया कि सर विकल्प ए को लॉक किया जाए, राजबली पांडे इज राइट आंसर, है ना। देखिए जो पीठिका होती है इसी पीठिका को भूमिका भी कहते हैं। तो जिसकी पीठ बली होगी ना भैया, पीठ का बली, तो पीठ का बली यानी कि पीठिका राजबली पांडे ने लिखा है, ध्यान में रखिएगा। धीरेन्द्र वर्मा की बात करते हैं तो हिंदी भाषा का जो विकास धीरे धीरे होता है, धीरेन्द्र वर्मा ने लिखा। करुणापति त्रिपाठी करते हैं तो करुणापति बिल्कुल आदिकाल में थे, आदिकाल इन्होंने लिखा। ये देख रहे हैं भागीरथ मिश्र, तो भागीरथ सात है, साथ क्या है, ऋत से मुक्ति। तो ऋत काल का जो मुक्ति के अंतर्गत जो काव्य आता है उसको डॉक्टर भागीरथ मिश्र ने लिखा है। तो मित्रों इस प्रश्न के माध्यम से आपको जितने भी बृहद साहित्य के जो कुल 16 है ना भाग हैं, तो 16 भागों को किसने किस शीर्षक से लिखा है उसे भी कंठस्थ कर लीजिएगा। तो इन दिनों यहाँ से प्रश्न बिल्कुल परीक्षा में आपको देखने को मिल रहे हैं, तो आगे भी यहाँ से प्रश्न मिलने की संभावना है, ठीक है ना। तो बिल्कुल प्रश्न संख्या 15 का विकल्प ए इज राइट आंसर। प्रश्न संख्या 16 है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार उत्तर मध्य काल की समय सीमा है। अब उत्तर मध्य काल के समय की सीमा की बात की जा रही है, तो विकल्प ये कह रहे हैं कि 1050 विक्रम संवत से 1375 विक्रम संवत है। विकल्प बी 1375 से 1700 विक्रम संवत। विकल्प सी 1700 विक्रम संवत से 1900 विक्रम संवत तक, या फिर विकल्प डी है 1900 से लेकर के 1984 विक्रम संवत तक। तो बिल्कुल प्रश्न संख्या 16 का आपको जवाब देना है। प्यारा सा प्रश्न आपके स्क्रीन पर है और आप सबका जवाब भी धीरे धीरे आना शुरू हो गया कि सर आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के अनुसार, है ना, उत्तर मध्यकाल बिल्कुल आदिकाल, मध्यकाल और उत्तर मध्यकाल, बिल्कुल विकल्प सी 1700 विक्रम संवत से 1900 विक्रम संवत इज राइट आंसर, ठीक है। चलिए प्रश्न संख्या 17 है कि निम्न में से कौन एक असंगत है। विकल्प ये कह रहे हैं कि सार्थक और सार्थक का जो विलोम शब्द होगा उपयोगी है। विकल्प बी दाता और दाता का विलोम शब्द होगा याचक। विकल्प सी मनुष्यता और इसका विलोम शब्द होगा पशुता। और विकल्प डी है गहरा और गहरा का जो विलोम शब्द होगा उथला। तो इनमें कह रहे हैं कौन एक असंगत है। जो असंगत है यानी कि विपरीत शब्द जो है वो सही नहीं है। तो जिसका नहीं है उसका जवाब आपको देना है और आप सबका जवाब भी आ गया कि सर विकल्प ए को लॉक किया जाए। सार्थक का निरर्थक होना चाहिए था, उपयोगी नहीं होना चाहिए था, यही विकल्प गलत है ना। दाता का याचक होगा, मनुष्यता का पुस्ता होगा, उथला का गहरा होगा, बाकी ये तीनों सही हैं। तो प्रश्न संख्या 17 का विकल्प ए इज राइट आंसर, ठीक है। चलिए प्रश्न संख्या 18 है कि अनुरक्त का विलोम शब्द होगा। विकल्प ये कह रहे हैं कि आरक्त होगा। विकल्प बी विरक्त होगा। विकल्प सी निरक्त होगा, या फिर विकल्प डी असक्त होगा। तो बिल्कुल सोच समझ के उत्तर दीजिएगा। प्रश्न संख्या 18 आपके स्क्रीन पर है और आप सबका जवाब बड़े तेजी के साथ आ गया कि सर अनुरक्त का विलोम शब्द मैंने रटा है, विकल्प बी विरक्त होगा। तो अनुरक्त का विरक्त, अनुरक्त का विलोम शब्द विरक्त और विरक्त का विलोम शब्द होता है अनुरक्त। स्टार लगाइए, ये प्रश्न आपकी परीक्षा में देखने को मिल सकता है, ठीक है। चलिए प्रश्न संख्या 19 है कि निम्न में प्रस्तर का पर्यायवाची शब्द नहीं है। बात कर रहे हैं प्रस्तर की, एक इसमें प्रस्तर की पर्यायवाची नहीं है। विकल्प ये कह रहे हैं कि पाषाण नहीं है, विकल्प बी पाहन नहीं है, विकल्प सी उपल, या फिर विकल्प डी उत्पल नहीं है। तो सोच समझ के उत्तर दीजिएगा प्रश्न संख्या 19 का और आप सबका जवाब भी आ गया कि सर विकल्प डी को लॉक किया जाए, उत्पल इज राइट आंसर, है ना। देखिए बात करें यहाँ पे प्रस्तर, प्रस्तर माने होता है पत्थर, पाहन माने पत्थर होता है और पाषाण माने पत्थर होता है, उपल माने पत्थर होता है, लेकिन जो उत्पल है तो उत्पल माने होता है कमल। ये ध्यान में रखिएगा। प्रश्न संख्या 19 का जो विकल्प डी है ये बिल्कुल प्रस्तर की पर्यायवाची नहीं बल्कि कमल की पर्यायवाची है, इसे छाप लीजिए, ठीक है। चलिए प्रश्न संख्या 20 है कि निर्वात शब्द का समानार्थी शब्द यानी कि पर्यायवाची शब्द कौन है। विकल्प कह रहे हैं कि भ्रम होता है। विकल्प बी इसका अर्थ विवाद रहित होता है। विकल्प सी बिना हवा वाला, या फिर विकल्प डी बुराई होता है। तो सोच समझ लीजिएगा। इसके बाद प्रश्न संख्या 20 का जवाब दीजिएगा कि निर्वात का समानार्थी शब्द, और आप सबका बिल्कुल जवाब आ गया कि सर विकल्प सी को लॉक किया जाए। निर माने नहीं, वात माने हवा, है ना, जिसमें हवा ना हो, बिना हवा का। तो प्रश्न संख्या 20 का विकल्प सी इज राइट आंसर। तो जो भाई बहन लगातार बिल्कुल जुड़े हुए हैं निश्चित रूप से आप सब बधाई के पात्र हैं और आप सभी का बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद। प्रश्न संख्या 21 है कि कुंतल और कुंडल शब्द युग्म का सही अर्थ है। यानी कि जो आप देख रहे हैं कुंतल और कुंडल शब्द का
जो युग में सही अर्थ क्या होगा। विकल्प ए कह रहे हैं कि सेना और कुंडली है। विकल्प बी केस और कड़ाभूषण है। विकल्प सी है कुंभ और हाथी। विकल्प डी है हाथी और सांप। तो बिल्कुल प्रश्न संख्या 21 का जवाब आपको देना है और आप सबका जवाब भी आ गया कि सर विकल्प बी को लॉक किया जाए, है ना। देखिए कुंतल माने होता है केस और इसी केस को आप बाल कहते हैं, है ना। और कुंडल, तो कुंडल क्या होता है, कड़ का आभूषण होता है ना। देखे होंगे कान में पहना जाने वाला एक बिल्कुल क्या होता है, आभूषण होता है। तो ये ध्यान में रखिएगा। और प्रश्न संख्या 21 का विकल्प बी कुंतल माने केस और कुंडल माने कर्णभूषण। तो केस और कर्णभूषण इज राइट आंसर, ये ध्यान में रखिएगा। प्रश्न संख्या 21 के विकल्प बी को कंठस्थ कर लीजिएगा। प्रश्न संख्या 22 है कि द्विज शब्द का अनेकार्थी शब्द नहीं है। विकल्प ए कहते हैं कि ब्राह्मण। विकल्प बी दांत। विकल्प सी पक्षी या फिर विकल्प डी हाथी। तो सोचिएगा, समझिएगा, विचार कीजिएगा, इसके बाद प्रश्न संख्या 22 का उत्तर दीजिएगा। और आप सभी भाई बहनों का जवाब भी आ गया कि सर विकल्प डी को लॉक किया जाए, हाथी इज राइट आंसर, है ना। देखिए बात करते हैं हाथी, तो हाथी को द्विज नहीं बल्कि द्विरेफ कहा जाता है। द्विरेफ, है ना। इसके पास दो रदन होता है, दो दांत होता है, तो इसका इसको द्विरथ कहते हैं। द्विरथ ध्यान में रखिएगा। द्विरेफ भौरा का होता है, ध्यान में रखिएगा। इसको द्विरथ कहते हैं, द्विरथ, है ना। द्विरथ होता है, दो दांत होता है। बात करें ब्राह्मण का 2 बार जन्म होता है। अब 2 बार जन्म होता है तो उसको बिल्कुल द्विज कहेंगे। द्विज का मतलब होता है जिसका 2 बार जन्म हो। तो ब्राह्मण देखिए एक बार जब जन्म लेते हैं तो एक जन्म हो गया, और दोबारा जब इनका एगोपवीत होता है यानी कि जब जनेऊ धारण करते हैं तो दूसरा बार जन्म होता है, इस कारण से द्विज है। दांत की बात करते हैं, दांत भी 2 बार जन्म लेता है, एक बार पैदा होने के बाद, एक बार दूध वाला दांत जब टूटता है फिर एक दांत आता है, तो इसे भी कहते हैं द्विज। पक्षी को भी आपने देखा होगा 2 बार जन्म लेते हैं, एक बार बिल्कुल अंडा और अंडे से फिर बच्चा। तो ये ध्यान में रखिएगा, हाथी बिल्कुल द्विज का समानार्थी शब्द नहीं है, ठीक है, अनेकार्थी शब्द नहीं है। तो प्रश्न संख्या 22 का विकल्प डी इज राइट आंसर। प्रश्न संख्या 23 है कि गूंगे का गुण मुहावरे का सही अर्थ है, यानी कि गूंगे का गुण इस मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा। विकल्प ए कह रहे हैं कि असंभव कार। विकल्प बी कीमती वस्तु। विकल्प सी है दुर्लभ वस्तु, या फिर विकल्प डी है अवर्णनीय वस्तु। तो बिल्कुल आप सबका जवाब भी आ गया कि सर विकल्प डी को लॉक किया जाए, अवर्णनीय वस्तु इज राइट आंसर, है ना। देखे होंगे जब गूंगा, जैसे गूंगा कोई व्यक्ति है और गुड़ जब खा लेता है ना, तो उसका वर्णन नहीं कर पाता है कि गुड़ से क्या स्वाद मिला, कितना अच्छा लगा, कितना आनंद आया, अवर्णनीय है। तो बस गूंगे का गुड़ का मतलब हो गया अवर्णनीय, है ना, जिसका वर्णन ना किया जा सके, ऐसी वस्तु, ठीक है। तो गूंगा गुड़ का वर्णन नहीं कर पाता है, तो अवर्णनीय वस्तु ध्यान में रखिएगा। और प्रश्न संख्या बिल्कुल 23 के विकल्प डी को हमेशा के लिए कंटेस्ट कर लीजिए, ठीक है। चलिए प्रश्न संख्या 24 है कि कपटी मित्र के लिए सही मुहावरा है। विकल्प ए कह रहे हैं कि दांत काटी रोटी। विकल्प बी आस्तीन का सांप। विकल्प सी अक्ल की दुम, या फिर विकल्प डी है आबनूस का कुंदा। तो सोच समझ के उत्तर दीजिएगा। प्रश्न संख्या 24 आपके स्क्रीन पर है कि कपटी मित्र के लिए सही मुहावरा क्या होगा। बिल्कुल आप सबका जवाब भी आ गया कि सर विकल्प बी आस्तीन का सांप इज राइट आंसर, है ना। देखिए जो कपटी मित्र होता है ना, वो आस्तीन का सांप रखता है, ऐसे दिमाग में रख लीजिएगा। कपटी मित्र, आस्तीन का सांप, तो आस्तीन के सांप इस मुहावरे का अर्थ होता है कपटी मित्र, ठीक है। चलिए प्रश्न संख्या 25 है कि कौरवी का एक अन्य नाम है। विकल्प ए कह रहे हैं कि हरियाणवी नाम। विकल्प बी ब्रजभाषा। विकल्प सी बुंदेली, या फिर विकल्प डी खड़ी बोली है। तो आप सबका जवाब भी आ गया कि सर विकल्प डी को लॉक किया जाए, खड़ी बोली इज राइट आंसर। और इसी खड़ी बोली का एक नाम सरहिंदी भी है, तो ध्यान में रखिएगा। और प्रश्न संख्या 25 के विकल्प डी को लॉक करिएगा, ठीक है। चलिए प्रश्न संख्या 26 प्यारा सा और बहुत आसान सा प्रश्न है कि नागरिक प्रचारी सभा की स्थापना कब हुई थी। विकल्प ए कह रहे हैं कि 1894 में। विकल्प बी 1893 में। विकल्प सी 1993 में, और विकल्प डी है 1994 में। तो बिल्कुल आप सबका जवाब आ गया कि सर विकल्प बी को लॉक किया जाए, 1893 इज राइट आंसर, है ना। तो जिन भाई बहनों का जवाब विकल्प बी आया है, निश्चित रूप से आप सबकी तैयारी बहुत बेहतरीन है और आप सब बधाई के पात्र हैं। तो 1893 ईस्वी में काशी नागरिक प्रचारी सभा की स्थापना हुई थी, ठीक है। चलिए प्रश्न संख्या 27 है कि असंगत कथन कौन सा है। विकल्प ये कह रहे हैं कि का से माँ तक के जो वर्ण होते हैं स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं। विकल्प बी यारा अलावा अंतस्थ व्यंजन है। विकल्प सी सा सा साहा उसमें व्यंजन है।
और विकल्प डी छात्राज्ञा सरा ये दुगुण व्यंजन है। तो कह रहे कौन एक असंगत है, जो असंगत है उसी का चयन आपको विकल्प के रूप में करना है। तो आप सबका जवाब धीरे धीरे आ गया कि सर प्रश्न संख्या 27 का विकल्प डी को लॉक किया जाए, है ना। बात करें विकल्प डी की तो छात्राज्ञा सरा, है ना, बिल्कुल द्विगुण व्यंजन नहीं है बल्कि ये संयुक्त व्यंजन है। अब संयुक्त व्यंजन की बात जब आपके दिमाग में आ जाए तो देखिए, बात करें छा की तो कभी कभी बनता है कि छा में कौन कौन से वर्ण हैं, इन्हीं किसका वर्ण होता है, तो आधा का और शा, है ना, और शा में भी आ है, इसके बाद आ है। तो देखे होंगे जो संयुक्त व्यंजन है ना, संयुक्त व्यंजन में दो आप कह सकते हैं कि व्यंजन और एक स्वर है, दो व्यंजन एक स्वर है, ठीक है, ये ध्यान में रखिएगा। इसी प्रकार से आप देखेंगे ता तो धता, फिर आधा रा और इसके बाद आ, तो दो व्यंजन एक स्वर। इसी तरह से आपका यहाँ है तो आधा ज्या, आधा इया और आ ज्या। इसी प्रकार से स्रा है आधा सा, आधा रा, धन आ। तो ये आप दिमाग में बैठा लीजिएगा। इसी कारण से इसको संयुक्त व्यंजन कहा जाता है, क्योंकि इसमें दो दो व्यंजन और एक स्वर होता है। बाकी अन्य व्यंजन में देखेंगे तो एक व्यंजन होगा, एक स्वर होगा, ठीक है। तो प्रश्न क्या, बिल्कुल ये जो डी है 27 का डी, ये क्या है, दुगुण नहीं है, बिल्कुल ये संयुक्त व्यंजन है। दुगुण की बात करते हैं तो बिल्कुल आप ध्यान में रखिएगा, ये डॉढ है, इसी को दुगुण कहते हैं, इसी को उच्चिप्त व्यंजन कहते हैं, इसी को ताड़नजात व्यंजन भी कहते हैं, नए व्यंजन कहते हैं, विकसित व्यंजन कहते हैं, मेहमान व्यंजन कहते हैं, ठीक, ये ध्यान में रखिएगा। तो प्रश्न संख्या बिल्कुल 27 का विकल्प डी इज राइट आंसर। प्रश्न संख्या 28 है कि स्पर्श संघर्षी व्यंजन कौन है। अब विकल्प ए की बात करें तो विकल्प ए कह रहे हैं का खा गा घा हैं, विकल्प बी सा 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 हा है, विकल्प सी राला है, या फिर विकल्प डी चा छा जा झा है। तो बिल्कुल सोच समझ कर उत्तर आप दीजिएगा। प्रश्न संख्या 28 आपके स्क्रीन पर है कि स्पर्श संघर्षी व्यंजन कौन है, और आपका जवाब भी आ गया कि सर विकल्प डी को लॉक किया जाए, चा छा जा झा, है ना, ये स्पर्श संघर्षी व्यंजन है, ठीक है। बात करें का खा घा की बात करते हैं तो बिल्कुल स्पर्श व्यंजन है, सा 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 हा की बात करते हैं तो उसमें व्यंजन है, रा की बात करते हैं तो रा लुंठित है और ला पार्श्विक है, ये ध्यान में रखिएगा। तो बिल्कुल विकल्प डी ही आपके पास बचता है, और आप में से ढेर सारे भाई बहनों का जवाब भी आया था कि सर प्रश्न संख्या 28 का विकल्प डी इज राइट आंसर, ठीक है। चलिए प्रश्न संख्या 29 है कि पवन का संधि विच्छेद रूप होगा। विकल्प ए कह रहे हैं कि पाधन अवन, विकल्प बी पाधन वन, विकल्प सी पोधन अन, या फिर विकल्प डी पौधन अन है। तो बिल्कुल जवाब दीजिए। प्रश्न संख्या 29 का आपके स्क्रीन पर प्यारा सा प्रश्न, आप सबका जवाब भी आ गया कि सर विकल्प सी को लॉक किया जाए, पोधन अन बराबर पवन। तो ओ का अव हो जाता है, ये ध्यान में रखिएगा, आयादि संधि है ना। तो ओ का अव और अव का आव होता है, ए का अय और अय का आय होता है, ठीक है ना। तो इसी कारण से इसको आयादि संधि भी कहते हैं। तो प्रश्न संख्या 29 का विकल्प सी पोधन अन बराबर पवन और संधि अयादि है, ठीक है। चलिए प्रश्न संख्या 30 है कि भानुदय में कौन सी संधि है। विकल्प एक कह रहे हैं कि गुण संधि, विकल्प बी दीर्घ संधि, विकल्प सी वृद्धि, या फिर विकल्प डी अयादि संधि। तो बिल्कुल आप सबका जवाब भी आ गया कि सर विकल्प बी को लॉक किया जाए, दीर्घ संधि इज राइट आंसर, है ना। देखिए बात करें भानुधन उदय बराबर भानुदय हो गया, तो उ और उ दोनों मिलकर के दीर्घ हो गया, तो दीर्घ रू हो जाता है, तो दीर्घ संधि होती है, ध्यान में रखिएगा। और मित्रों संधि का एक नियम ये भी जान लीजिएगा कि जब दो वर्ण मिलते हैं ना, तो जिस वर्ण में परिवर्तन होता है वो ही संधि का नाम होता है। स्वर स्वर मिलकर के दीर्घ स्वर हुए तो दीर्घ स्वर संधि, स्वर्ग स्वर मिलकर के गुण हो गया तो गुण संधि हो गई, स्वर और स्वर मिलकर के व्यंजन हुआ तो व्यंजन संधि होगी, और स्वर और विसर्ग मिलकर के विसर्ग होता है तो विसर्ग संधि होती है। तो ध्यान में रखिएगा, जिसमें परिवर्तन होगा वही संधि होगी, वही संधि का नाम होगा। तो प्रश्न संख्या 30 का विकल्प बी इज राइट आंसर। प्रश्न संख्या 31 है कि निम्न में असंगत विकल्प को चुनिए। विकल्प ए कह रहे हैं कि बहादुर और बीबी तुर्की शब्द है, विकल्प बी रिक्शा और झम्पान जापानी शब्द है, विकल्प सी चाय और लीची चीनी शब्द है, या फिर विकल्प डी औरत और औलाद फारसी शब्द हैं। तो कौन इनमें एक अशुद्ध है, असंगत है, उसी को आपको विकल्प के रूप में चयन करना है। और आप सबका जवाब भी आ गया कि सर विकल्प डी को लॉक किया जाए। औरत और औलाद की बात करते हैं तो बिल्कुल फारसी नहीं बल्कि अरबी है ना। तो ये ध्यान में रखिएगा, औरत और औलाद दोनों अरबी होते हैं। तो औरत औलाद अरबी होते हैं कि नहीं, अरबी शब्द है, ये ध्यान में रखिएगा। विकल्प ए की बात करते हैं ध्यान में रखिएगा कि बिल्कुल बहादुर बीबी तुर्की की बहादुर बीबी होती है, तो बहादुर और तुर्की, बहादुर बीबी तुर्की शब्द के हैं। रिक्शा अरे बिल्कुल जापानी पान खा के रिक्शा चलाता है, तो जापानी झम्पान और रिक्शा शब्द है ना।
बिल्कुल चीनी तो चाय और लीची बहुत पसंद है, तो चीनी को चाय और लीची पसंद है, यानी कि चीनी शब्द है, ध्यान में रखिएगा। और इस बिल्कुल प्रश्न संख्या 31 को हमेशा के लिए कंठस्थ कर लिए, स्टार लगाइए। यहाँ से जो प्रश्न है आपके परीक्षा में देखने को मिलता है। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 32 है कि निम्न में से कौन सा एक विकल्प सुमेलित नहीं है। तो एक विकल्प सुमेलित नहीं है, यानी कि एक समास और उसका जो नाम है वो सही नहीं है। विकल्प ए की बात करें तो नकटा कह रहे हैं कि द्वंद्व समास है। विकल्प बी कार्य निपुण तत्पुरुष समास। विकल्प सी कनक लता कर्मधारय समास, या फिर विकल्प डी है चक्रपाणी बहुब्री समास। तो इनमें कह रहे हैं कौन एक विकल्प बिल्कुल असंगत है, शुद्ध नहीं है, सुमेलित नहीं है। तो आपका जवाब आ गया कि सर विकल्प ए को लाग किया जाए, है ना। नकटा में द्वंद्व समास नहीं है। द्वंद्व का मतलब होता है, बिल्कुल आप ध्यान में रखिएगा, और छिपा हो, है ना, दोनों पद प्रधान हो। दोनों का मतलब क्या कह सकते हैं, आप कह सकते हैं सभी पद प्रधान हो, है ना। द्वंद्व में सभी पद प्रधान होते हैं, उत्तर पद और पूर्व पद दोनों पद प्रधान होते हैं। और यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि बिल्कुल जैसे राम और लक्ष्मण, ये ध्यान में रखिएगा, है ना। ये पाप पुण्य लाभ हानि भला, है ना, ये ध्यान में रखते हुए बात करते हैं यहाँ पे नकटा। नकटा का मतलब हो गया नाक कटी हो जिसकी वह। अब जिसकी नाक कटी है, तो जो नकटा व्यक्ति होता है उसका अर्थ होता है बिल्कुल बेशर्म, है ना। अब जो बेशर्म व्यक्ति है बिल्कुल उसमें बहुब्री समास होगा, ध्यान में रखिएगा। तो प्रश्न संख्या बिल्कुल 32 का विकल्प ए इज राइट आंसर। नकटा का मतलब है नाक है कटी जिसकी वह, अर्थात बेशर्म। अब बेशर्म व्यक्ति है तो बहुब्री समास में होगा, है ना। अब कार्य निपुण की बात करते हैं तो कार्य में निपुण तत्पुरुष समास अधिकरण है ना। कनक लता तो बिल्कुल कनक लता, कनक की लता, बिल्कुल कर्मधारय समास, है ना। चक्रपाणी है जिसमें वह, अर्थात कौन, विष्णु जी, तो बिल्कुल बहुब्री समास है। तो विकल्प बी सी डी सत्य है, लेकिन विकल्प ये असत्य है। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 33 है कि निम्न में से किस शब्द में पर उपसर्ग नहीं है। विकल्प ए कह रहे हैं कि प्रख्यात में, विकल्प बी प्रस्थान में, विकल्प सी प्रत्यक्ष में, या फिर विकल्प डी प्रसन्न में। तो बिल्कुल प्रश्न संख्या 33 का जवाब आपको देना है। प्यारा सा प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, और इस प्रश्न पर बिल्कुल 53 स्टार लगा दीजिए। और आप सबका जवाब भी आ गया कि सर विकल्प सी को लाग किया जाए। बिल्कुल प्रति धन अच्छी, ध्यान में रखिएगा, बराबर प्रत्यक्ष होता है। तो इसमें देखेंगे तो बिल्कुल आ और ई मिलकर के ए हो जाता है, आ ई ए, ये ध्यान में रखिएगा, ए, है ना, आ ई या, ध्यान में रखिएगा। प्रत्यक्ष संधि, है ना, प्रत्येक प्रत्यक्ष, ध्यान में रखिएगा। इसमें आपको क्या हो गया, ये ध्यान में रखिएगा, एड़ संधि है ना, या वारा, ये ध्यान में रखिएगा। तो बिल्कुल इसमें देखेंगे तो बिल्कुल आपका पर उपसर्ग नहीं है। प्रख्यात, प्रधन ख्यात, प्रधन स्थान, प्रधन सन्न, है ना। ये तो ए बी और डी में बिल्कुल पर उपसर्ग है, लेकिन विकल्प सी में बिल्कुल उपसर्ग है। तो निश्चित रूप से जिन भाई बहनों का जवाब विकल्प सी आया था, आप सब बहुत बहुत बधाई के पात्र हैं और आपकी तैयारी बहुत उत्कृष्ट है। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 34 है कि निम्न में असंगत विकल्प कौन है। विकल्प ए कह रहे हैं कि संकल्प, विकल्प बी संहार, विकल्प सी संहार, यहाँ पे विकल्प बी संग्रह और विकल्प सी संहार है, और विकल्प डी सा गोत्र है। तो प्रश्न संख्या 34 का जवाब आपको देना है कि कौन एक असंगत है। तो बिल्कुल आप देख रहे हैं विकल्प में समधन कल्प संकल्प है, समधन ग्रह संग्रह है, समधन हार संहार है, लेकिन साधन गोत्र बराबर सगोत्र होता है, ये ध्यान में रखिएगा। और प्रश्न संख्या 34 के विकल्प डी को हमेशा के लिए कंठस्थ कर लीजिए, इस पर डबल स्टार लगा लीजिए, तो हो सकता है यहाँ से कोई प्रश्न आपकी परीक्षा में दिख जाए। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 35 है कि कौरों में कौन सा प्रत्यय है। विकल्प ये कह रहे हैं कि कुरु प्रत्यय है, विकल्प बी आ प्रत्यय है, विकल्प सी औ, या फिर विकल्प डी र प्रत्यय है। तो बिल्कुल आप सबका जवाब आ गया कि सर प्रश्न संख्या 35 में बिल्कुल विकल्प बी आ प्रत्यय है। तो कुरु धन आ बराबर कौरव हो जाता है, और यह एक अपत्य प्रत्यय है। अपत्य प्रत्यय का मतलब होता है संतान विषयक, है ना, ध्यान में रखिएगा। पांडुधना पांडव, कुरुधना कौरव, ये ध्यान में रखिएगा, है ना। तो प्रश्न संख्या 35 का विकल्प बी आ इज राइट आंसर, है ना। तो इसमें आ प्रत्यय है। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 36 है कि मोहन अपने भाई को छड़ी से मारता है, वाक्य में छड़ी से का पद परिचय होगा। तो छड़ी से का पद परिचय क्या होगा। विकल्प ए कह रहे हैं कि व्यक्तिवाचक एक वचन पुल्लिंग कर्णकारक है, विकल्प बी जातिवाचक एक वचन पुल्लिंग कर्णकारक, विकल्प सी व्यक्तिवाचक बहुवचन स्त्रीलिंग कर्णकारक, और विकल्प डी है व्यक्तिवाचक द्विवचन पुल्लिंग और कर्णकारक। तो प्रश्न संख्या बिल्कुल 36 का जवाब आपको देना है, कौन इनमें सही है। तो धीरे धीरे आप सबका जवाब भी आना शुरू हो गया कि सर बिल्कुल छड़ी क्या है। विकल्प बी आप सबका जवाब आ रहा है कि जातिवाचक है,
एक वचन है, पुल्लिंग है और कर्णकारक है। ठीक है ना। तो निश्चित रूप से जिन भाई बहनों का जवाब प्रश्न संख्या 36 का विकल्प बी आया था, आप सब बधाई के पात्र हैं और आप सबकी तैयारी बहुत बेहतरीन है। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 37 है कि निम्न में कौन सा वाक्य शुद्ध है। विकल्प ये कह रहे हैं कि उसकी पत्नी लजीज है, ये शुद्ध है। विकल्प बी, यह कविता अनेक भाव प्रकट करती है, ये शुद्ध है। या फिर विकल्प डी, चरखा काटना चाहिए, ये शुद्ध है। अथवा विकल्प डी, प्रधानाध्यापक लड़के चुनेंगे, ये सही है। तो प्रश्न संख्या 37 का जवाब आपको देना है। प्यारा सा प्रश्न आपके स्क्रीन पर है और इस पर बिल्कुल ट्रिपल स्टार लगाइए। हो सकता है यहाँ से कोई वाक्य आपकी परीक्षा में पहुँच ले। तो बिल्कुल आप सबका जवाब भी धीरे धीरे आ गया कि सर विकल्प बी को लॉक किया जाए। यह कविता अनेक भाव प्रकट करती है, ये सही है। ठीक है ना। यानी कि ये शुद्ध वाक्य है, बाकी सब अशुद्ध वाक्य है। उसकी पत्नी बहुत लजीज, लाजीज मतलब होता है स्वादिष्ट। तो पत्नी के लिए लजीज शब्द या लाजीज शब्द का प्रयोग नहीं करते हैं, खाने पीने वाली वस्तुओं के लिए लजीज होता है। आप कह सकते हैं कि उसकी पत्नी बहुत संस्कारिक है, बहुत सुंदर है, बहुत रूपवती है, शीलवती, गुणवती आदि कह सकते हैं, लेकिन लजीज आप नहीं कह सकते हैं। ठीक है ना। विकल्प सी की बात करते हैं तो चरखा काटना चाहिए, ये आपको ध्यान में रखना है। चरखा काटा नहीं जाता बल्कि चरखा चलाया जाता है, तो चरखा चलाना चाहिए। और प्रधानाध्यापक की बात करते हैं, लड़के चुनेंगे नहीं बल्कि बात करते हैं चयन करेंगे, चुनाव करेंगे। तो ध्यान में रखिएगा, प्रधानाध्यापक लड़कों का चुनाव करेंगे। ठीक है। तो निश्चित रूप से आपका जवाब जो प्रश्न संख्या 37 का विकल्प बी इज राइट आंसर। प्रश्न संख्या 38 है कि आशा से अधिक वाक्य के लिए एक शब्द होगा। विकल्प ए कह रहे हैं कि अतिशयोक्ति, विकल्प बी आशातीत, विकल्प सी अप्रत्याशित और विकल्प डी है इच्छा अनुसार। तो सोच समझ कर दीजिएगा। प्रश्न संख्या 38 का जवाब प्यारा सा प्रश्न है और आसान सा प्रश्न है, लेकिन कभी कभी ये प्रश्न भी मुश्किल में डाल देता है। और आप सभी भाई बहनों का जवाब भी आ गया कि सर विकल्प बी को लॉक किया जाए। आशा से अधिक का मतलब होता है विकल्प बी आशा से तीत इज राइट आंसर। बात करें अतिशयोक्ति, अतिशय धनुक्ति, किसी बात को अधिक बढ़ा चढ़ा के कहना अतिशयोक्ति होता है। अप्रत्याशित माने आशा से अधिक अगर कोई चीज़ मिल जाए तो उसे कहते हैं बिल्कुल, है ना, जिसकी इच्छा ना हो। अप्रत्याशित, जिसकी इच्छा ना हो वो अप्रत्याशित होता। आधन प्रत्यधन आशित, है ना, ये ध्यान में रखिएगा। और इच्छा के अनुसार जो काम हो उसे कहते हैं इच्छा अनुसार। ठीक है ना। तो फिलहाल प्रश्न संख्या 38 का विकल्प बी इज राइट आंसर। प्रश्न संख्या 39 है कि निम्न में किसका स्त्रीलिंग रूप शुद्ध नहीं है। विकल्प ए कह रहे हैं कि होता का स्त्रीलिंग होता है होत्री। विकल्प बी शायर और शायर का स्त्रीलिंग शायरी। विकल्प सी हाथी, हाथी का स्त्रीलिंग हाथनी। और विकल्प डी है द्रुतगामी का जो स्त्रीलिंग होता है द्रुतिगामिनी। तो कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से किसका स्त्रीलिंग रूप शुद्ध नहीं है, यानी कि अशुद्ध है। तो बिल्कुल सोच समझ कर उत्तर दीजिएगा। प्रश्न संख्या 39 प्यारा सा प्रश्न है, स्टार लगाइएगा और जवाब दीजिएगा। तो आप सबका जवाब धीरे धीरे आना शुरू हो गया कि सर विकल्प बी को लॉक किया जाए। और कुछ भाई बहनों का बिल्कुल विकल्प सी पर आया है, तो बिल्कुल क्लियर कर लीजिएगा, है ना, विकल्प बी सही है ना। देखिए मित्रों, बात करते हैं शायर। तो शायर का जो स्त्रीलिंग रूप होता है वो होती है शायरा, है ना, शायरी नहीं होता है। तो शायरी तो एक कविता है, एक पाठ होता है, उसको हम लोग कहते हैं शायरी, है ना। लेकिन इसका स्त्रीलिंग की बात आएगी तो शायर का शायरा होती है, ये ध्यान में रखिएगा। होता का होत्री, हाथी का हाथनी और द्रुतगामी का द्रुतगामिनी बिल्कुल सही है। तो प्रश्न संख्या 39 का विकल्प बी इज राइट आंसर। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 40 है कि निम्न में असंगत विकल्प कौन सा है। विकल्प ए कह रहे हैं कि अर्धविराम का चिन्ह बिल्कुल ये है। विकल्प बी प्रश्नवाचक बिल्कुल। विकल्प सी अपूर्ण चिन्ह और विकल्प डी विवरण चिन्ह इस प्रकार से है। तो बिल्कुल कौन एक विकल्प असंगत है अर्थात सही नहीं है, उसका बिल्कुल आपको चयन करना है। और आप सबका जवाब भी धीरे धीरे आ गया कि सर प्रश्न संख्या 40 का विकल्प सी को लॉक किया जाए। अपूर्ण विराम की बात करते हैं तो अपूर्ण विराम बिल्कुल इस तरह से होता है, ये तो बिल्कुल एक जीरो है, शून्य है, तो लाघव है, ये ध्यान में रखिएगा, है ना। तो अपूर्ण विराम का चिन्ह ये नहीं है बल्कि ये होता है, ये ध्यान में रखिएगा। और प्रश्न संख्या 40 के विकल्प सी को हमेशा के लिए कंठस्थ करिए। और बिल्कुल जितने भी विराम चिन्ह हैं लगभग कुल 12 से 15 हैं, तो ये 15 चिन्हों को अगर आप कंठस्थ कर लेते हैं, आत्मसात कर लेते हैं, तो यहाँ से लगभग सर्टन है कि एक प्रश्न तो पूछा ही जाएगा। ठीक है ना। तो निश्चित रूप से प्रश्न संख्या 40 का विकल्प सी इज राइट आंसर। आगे प्रश्न संख्या 41 है कि उसी तपस्वी से लंबे थे देवदार दो चार खड़े, पंक्ति में कौन सा अलंकार है। विकल्प ये कह रहे हैं कि ना अनन्य अलंकार, विकल्प बी व्यतिरेक अलंकार, विकल्प सी उपमा या फिर विकल्प डी संदेह अलंकार।
तो बिल्कुल आप सबका जवाब भी आ गया कि सर विकल्प बी को लॉक किया जाए। व्यतिरेक अलंकार इज राइट आंसर। जब उपमेय को ही उपमान से श्रेष्ठ बतलाया जाए तो वहाँ पर व्यतिरेक अलंकार होता है, और प्रश्न संख्या 41 का विकल्प बी इज राइट आंसर। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 42 है कि किस रस को रसराज कहा जाता है। विकल्प ए कह रहे हैं कि श्रृंगार रस को, विकल्प बी रस को, विकल्प सी हास रस को, या फिर विकल्प डी है वात्सल्य रस को। तो प्रश्न संख्या 42 का जवाब आपको देना है किस रस को रसराज कहा जाता है, और आप सबका जवाब भी आ गया कि सर विकल्प ए को लॉक किया जाए, श्रृंगार रस को जो है रसराज कहा जाता है, ध्यान में रखिएगा। रस का राज का मतलब होता है रसों का राजा, और रसों का राजा क्यों कहते हैं, क्योंकि श्रृंगार रस एक ऐसा रस है जिसमें सुख और दुख दोनों का अनुभव होता है, संयोग वियोग देखे होंगे ना, तो इसी कारण से इसको रसों का राजा कहते हैं, रसों का पति कहते हैं, रसराज कहते हैं। ठीक है, तो प्रश्न संख्या 42 का विकल्प ए इज राइट आंसर। प्रश्न संख्या 43 है कि विशिष्ट पदरचना रीति किसका कथन है। विकल्प ए कह रहे हैं कि वामन का कथन, विकल्प बी भोज का, विकल्प सी भामा का, या फिर विकल्प डी कुंतक का। तो सोच समझ के विचार करिए, फिर प्रश्न संख्या 43 का जवाब दीजिए। और आप सबका जवाब भी धीरे धीरे आ गया कि सर जो विशिष्ट पदरचना है किसकी है, बोले सर विशिष्ट पदरचना वामन की है। तो वामन विशिष्ट है ना। देखे होंगे आज भी जो समाज है, परिवेश है, वहाँ पे जो कोई व्यक्ति वामन है ना, ब्राह्मण है, तो ब्राह्मण का मतलब विद्वान भी होता है ना, तो उनको विशिष्ट माना जाता है, ऐसे दिमाग में रख लीजिएगा। तो विशिष्ट पद किसका है, बोले समाज में वामन का है। तो वामन फर वामन को बैठा लीजिएगा और विशिष्ट पद रचना रीति ही कंठस्थ कर लीजिए। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 44 है कि निम्न में अशुद्ध वर्तनी कौन है। विकल्प ये कह रहे हैं कि गौतम अशुद्ध है, विकल्प बी गांधी, विकल्प सी गुरु, या फिर विकल्प डी घरेलू। तो सोच समझ कर दीजिएगा। प्रश्न संख्या 44 का जवाब आपके स्क्रीन पर, और आप सबका जवाब भी आ गया कि सर विकल्प ए को लॉक किया जाए। गौतम नहीं बल्कि शुद्ध रूप होता है गौतम, ये ध्यान में रखिएगा। तो बड़ा आसान सा प्रश्न है, लेकिन इस प्रकार के प्रश्न ही परीक्षा में जान लीजिए मुसीबत का विषय बनते हैं। अगर ऐसे प्रश्न गलत हो गए तो निश्चित रूप से फिर परेशानी का विषय बन जाता है। तो आप सब भाई बहन बिल्कुल प्रत्येक दिन है ना, जो प्रश्नोत्तरी आपके लिए चल रही है उस पर जुड़िए और अपने विचार को देखिए, है ना, और जो चीज़ें आपको वीक लग रही हैं तो उसको अपनी नोटबुक में दर्ज कर लीजिए। तो निश्चित रूप से आप सबका जवाब आ गया कि सर विकल्प ये गौतम नहीं बल्कि गौतम होता है। ठीक है, गांधी, गुरु और घरेलू शब्द जो है वर्तनी है ना, ये सब शुद्ध वर्तनी है। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 45 है कि निम्न में कौन सी वर्तनी शुद्ध है। अब इनमें एक वर्तनी केवल शुद्ध है और 3 अशुद्ध हैं। विकल्प ये कह रहे हैं कि दवाइयाँ, विकल्प बी गुरु, विकल्प सी नीति और विकल्प डी मयंक। सोच समझ कर उत्तर दीजिएगा। प्रश्न संख्या 45 आपके स्क्रीन पर है और आप सबका जवाब भी आ गया कि सर विकल्प ए को लॉक किया जाए, है ना। देखिए शब्द होता है दवाई, और दवाई का जब बहुवचन बन जाता है ना तो बिल्कुल आपने देखा होगा कि ये छोटी हो जाता है और शब्द बन जाता है दवाइयाँ। ठीक है ना। तो निश्चित रूप से प्रश्न संख्या 45 का विकल्प ए इज राइट आंसर। गुरु में दीर्घ नहीं होता बल्कि लघु होता है, ये ध्यान में रखिएगा। यहाँ पे दीर्घ है ना। नीति की बात करते हैं तो नीति का शुद्ध रूप ये होता है, और मैंग की बात करते हैं तो मैंग में अंग की बूंदी यहाँ पे होते हैं। ठीक है ना, यहाँ पे मयंक होता है, ये ध्यान में रखिए। यहाँ पे मयम दिखा है, मयम है ना। तो प्रश्न संख्या बिल्कुल 45 का विकल्प ये राइट आंसर। यही दवाइयाँ शुद्ध है, बाकी गुरु, नीति और मैंग तीनों अशुद्ध हैं। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 46 है कि निम्न में असंगत विकल्प है, यानी कौन सा जो विकल्प है वो सही नहीं है। विकल्प ये कह रहे हैं कि जो फूल है फूल का तत्सम फूल होता है, फोड़ा फोड़ा का जो तत्सम अस्फोट होता है, बहु का जो बिल्कुल तत्सम शब्द होता है बधू, विकल्प डी बुआ बुआ का होता है बुआ, है ना। तो बिल्कुल कौन एक असंगत है, कौन एक सही नहीं है, जवाब आपको देना है। और आप सबका जवाब भी आ गया कि सर विकल्प डी को लॉक किया जाए, है ना। बुआ का बुआ नहीं होता है, बल्कि अगर इसको देखा जाए तो ये होता है प्रतिश्वासा, ध्यान में रखिएगा। प्रतिश्वासा इज राइट आंसर। तो प्रश्न संख्या 46 के विकल्प डी को हमेशा के लिए लॉक कर लीजिए। प्रश्न संख्या 47 है असंगत विकल्प का चयन करें। विकल्प एक है काला नाग और इसका अर्थ होता है खोटा आदमी। विकल्प बी कोल्हू का बैल और इसका अर्थ होता है निरंतर कार्य करना। विकल्प सी है काठ का उल्लू जिसका अर्थ होता है अत्यंत मजबूत। और विकल्प डी कालिक पोतना, इसका अर्थ है बदनाम करना। तो कह रहे हैं कौन सा विकल्प असंगत है। प्रश्न संख्या 47 आपके स्क्रीन पर प्यारा सा प्रश्न है और आप सबका जवाब भी आ गया कि सर विकल्प सी को लॉक किया जाए, है ना। काठ का उल्लू का मतलब होता है अत्यंत मूर्ख होना, है ना। मजबूत नहीं,
बल्कि अत्यंत मूर्ख होना इज राइट आंसर, है ना। जो काठ का व्यक्ति होता है ना, काठ का उल्लू, तो उल्लू माने वैसे मूर्ख होता ही है, तो बैठा लीजिएगा। और काठ का हो तो अत्यंत मूर्ख हो, तो उल्लू ऐसे मूर्ख होता है, काठे का उल्लू हो जाए तो भैया अत्यंत मूर्ख हो जाए, ठीक है ना। तो बिल्कुल ये ध्यान में रखिएगा। और उल्लू का मतलब होता है उल्टा काम करने वाला। अब उल्टा काम क्या करता है कि उल्लू को आप देखे होंगे ना, जब दिन होता है तो दिन में सोता है और रात में वो जगता है, तो ये तो उल्लू का है। फिलहाल आज के समय में जो रात में जगता है ना, वो उल्लू नहीं है, बल्कि वो सबसे सिद्ध है और सही है। आपको जगना चाहिए, परिश्रम करना चाहिए और अपनी तैयारी को बिल्कुल इतना ज़्यादा मजबूती से कर लीजिए कि इस बार आपकी जो सीट है वो पक्की हो जाए, ठीक है ना। तो निश्चित रूप से प्रश्न संख्या 47 का विकल्प सी इज राइट आंसर। और ढेर सारे भाई बहन आपके साथ इसी परिवार में जुड़े हुए हैं जिनकी तैयारी बहुत ही बेहतरीन है। तो इन सभी भाई बहनों को बिल्कुल अग्रिम हार्दिक शुभकामना कि आप लोग बिल्कुल शिक्षक पद पर चयनित होइए और चयनित होकर के अपना और समाज का नाम बिल्कुल रोशन करिए, अपने सपनों को पूर्ण करिए, माँ बाप के सपनों को साकार करिए, ठीक है ना। बिल्कुल। प्रश्न संख्या 48 है कि निम्न में से सही विकल्प का चयन करें। विकल्प ये है कि शब्दार्थों सहित तो काव्यम दंडी की उक्ति है। विकल्प बी है कि तब 200 शब्दार्थों सगुणवान अलंकृति पुनः क्वापी ये मम्मट की उक्ति है। विकल्प सी वाक्यम रसात्मकम काव्यम जगन्नाथ की उक्ति है। और विकल्प डी है रमणीयार्थ प्रतिपादक शब्द काव्यम विश्वनाथ की है। तो बिल्कुल संख्या 48 को सोचिए, समझिए, गुनिए और इसके बाद फिर इसका सही विकल्प चुनिए। और आप सबका जवाब भी आ गया कि सर विकल्प बी को लाग किया जाए। तद 200 मम, मम नहीं तद 200, मम तद, मम तद, मम नहीं तद 200। तो मम फार मम्मट और तद फार तद 200 शब्दार्थों सगुणवाल, है ना। पुनः ऐसी पंक्ति कौन कहेगा, तो मम नहीं तद 200। कोई व्यक्ति देखे होंगे ना अपना दोष नहीं लेता है ना। किसी कारण से भी अगर कोई काम बिगड़ गया, नहीं हुआ, सिद्ध नहीं हो पाया, तो हम लोग कहते हैं मम नहीं तद दोष है ना। ये ध्यान में रखिएगा, ठीक है, ये सही है। बात करें शब्दार्थों सहित तो काव्यम दंडी का नहीं है, तो शब्दार्थ सहित काव्य कौन करता है, भामा करते हैं, मामा, भामा, मामा, भामा की है ना। वाक्य रसात्मक काव्यम तो वाक्यम विश्वम मैंने बताया था, वाक्यम विश्वम, तो वाक्यम रसात्मक काव्यम वाक्यम विश्वम, विश्वम यानी कि विश्वनाथ जी का है। और रमणीय पद, रमणीय पद तो भैया रमणीय कौन है, बोले जगन्नाथ का है। तो ये ध्यान में रखिएगा, जो बी का है बिल्कुल सी का डी पे जा रहा है और डी का सी पे जा रहा है, ये बिल्कुल आप दिमाग में रख लीजिएगा। और बिल्कुल प्रश्न संख्या 48 पर स्टार लगाइए, यहाँ से तो कोई ना कोई प्रश्न आपकी परीक्षा में जरूर छपेगा, ठीक है। चलिए प्रश्न संख्या 49 है कि कविता भाषा में आदमी होने की तमीज है, किसका कथन है। विकल्प ए कह रहे कि सुमित्रानंदन पंत का है, विकल्प बी धूमिल का, विकल्प सी केदारनाथ का और विकल्प डी अगेय का है। तो बिल्कुल प्यारा सा प्रश्न आपके स्क्रीन पर है और आप सबको जवाब देना है कि कविता भाषा में आदमी होने की तमीज किसका कथन है। बिल्कुल आप सबका जवाब आ गया कि सर विकल्प बी, है ना। देखिए जिसको आदमी होने की तमीज नहीं है ना, वो व्यक्ति धूमिल होता है। समाज में देखे होंगे उसकी छवि धूमिल हो जाती है और लोग उसको दूसरे दृष्टि से देखते हैं। तो ये क्लू बना लीजिएगा, जिसको आदमी होने की आदमियत नहीं पता है, तमीज नहीं पता है, तो व्यक्ति समाज में धूमिल होता है, उसकी कोई इज्जत नहीं होती है। तो धूमिल फार धूमिल जी को दिमाग में बैठा लीजिएगा, ठीक है। और आगे है प्रश्न संख्या 50 कि निम्न में काव्य हेतु नहीं है। कौन एक काव्य हेतु नहीं है। विकल्प ए कहना है कि प्रतिभा, विकल्प बी व्युत्पत्ति, विकल्प सी अभ्यास या फिर विकल्प डी प्रयोजन। तो आप सबका जवाब भी तेजी के साथ आ गया कि सर प्रश्न संख्या 50 के विकल्प डी को लाग किया जाए। जो प्रयोजन है ना, ये काव्य हेतु के अंतर्गत नहीं आता है। प्रतिभा, व्युत्पत्ति और अभ्यास बिल्कुल काव्य हेतु के अंतर्गत आते हैं। तो जिन भाई बहनों का जवाब विकल्प डी आया, निश्चित रूप से आप सब बधाई के पात्र हैं। और जो भाई बहन बिल्कुल लगातार सुबह से 50 प्रश्नों तक जुड़े हुए हैं, तो आप सबको भी कोट कोट बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद। और ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि आप सभी भाई बहनों का बिल्कुल जो सपना है वो पूर्ण हो। आगे है प्रश्न संख्या 51 कि चंद्रालोक किसकी कृति है। विकल्प ए जयदेव कृति है, विकल्प बी हेमचंद्र, विकल्प सी पतंजल या फिर विकल्प डी है रूप नारायण गोस्वामी। तो सोच समझ करके प्रश्न संख्या 51 का जवाब आप दीजिए कि चंद्रालोक किसकी कृति है। और आप सब में से ढेर सारे भाई बहनों का जवाब तेजी के साथ आ गया कि सर विकल्प ए को लाग किया जाए, जयदेव इज राइट आंसर, है ना। देखिए चंद्रालोक किसकी कृति है, पता है सर जयदेव कृति है। अब कैसे दिमाग में बैठाएंगे, और हम लोग कहते हैं ना कि चंद्रलोक की जय हो या चंद्रलोक पर जय हो। तो चंद्रलोक मतलब चंद्रालोक, जय हो फार जयदेव की कृति है।
इसको ऐसे ही दिमाग में बैठा लीजिए। ठीक है, चलिए। प्रश्न संख्या 52 है कि विशिष्ट पद रचना रीति है, उक्ति किसका है? विकल्प ए कह रहे हैं कि भामा का है, विकल्प बी वामन का है, विकल्प सी रुद्रट का है, या फिर विकल्प डी दंडी का है। तो प्रश्न संख्या 52 का जवाब आपको सोच समझ कर देना है कि विशिष्ट पद रचना रीति है, उक्ति किसका है। और आप सबका जवाब भी तेजी के साथ आ गया कि सर विकल्प बी को लॉक किया जाए। विशिष्ट पद रचना रीति है ना, किसकी? वामन की। तो बा से विशिष्ट, बा से वामन, बा से वामन, बा से विशिष्ट, है ना। और आप देखते होंगे कि जो विशिष्ट पद होता है ना समाज में, किसका? वामन का होता है। तो वामन फार ब्राह्मण को बैठा लीजिएगा, विद्वान को बैठा लीजिएगा कि समाज में जो विशिष्ट पद है वो वामन का होता है। तो ऐसे दिमाग में रखिएगा और इस ट्रिक की सहायता से याद कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए। प्रश्न संख्या 53 है कि ध्वन्यालोक की टीका किसने लिखा है? विकल्प ये कह रहे हैं कि भट्ट लोलट ने लिखा, विकल्प बी अभिनव गुप्त ने लिखा है, विकल्प सी भोजराज, या फिर विकल्प डी है पंडित जगन्नाथ। तो बिल्कुल ध्वन्यालोक की रचना किसकी है? आनंद वर्धन की है। और कह रहे हैं इसकी टीका किसने लिखा है? तो आप सबका जवाब भी आ गया कि सर विकल्प बी को लॉक किया जाए, अभिनव गुप्त इज राइट आंसर, है ना। तो ध्वन्यालोक की टीका कौन? बोले ध्वन्यालोक की टीका तो अभिनव गुप्त करते हैं। अभिनव नौ टीका ध्यान में रखिएगा, अभिनव नौ फॉर अभिनव गुप्त इज राइट आंसर। तो ध्वन्यालोक की टीका जो है अभिनव है, नौ फॉर अभिनव। ठीक है, चलिए। प्रश्न संख्या 54 है कि आचार्य शुक्ल ने काव्य की आत्मा किसे माना है? विकल्प ये कह रहे हैं कि अलंकार को माना, विकल्प बी रीति को माना, विकल्प सी रस, या फिर विकल्प डी ध्वनि को माना है। तो सोच समझकर विचार कीजिए, प्रश्न संख्या 54 का उत्तर दीजिए। और आप सभी भाई बहनों का जवाब भी आ गया कि सर विकल्प बी को, है ना, विकल्प सी को लॉक किया गया, है ना, रस, है ना। तो आचार्य शुक्ल ने काव्य की आत्मा किसको माना है? विकल्प सी रस को माना है। तो रस, रा से रामचंद्र शुक्ल, रा से रस, रस रामचंद्र शुक्ल ध्यान में रखिएगा। अलंकार, है ना, को बिल्कुल काव्य की आत्मा तो वामन ने माना है, रीत को वामन ने माना है, और ध्वनि को आनंद वर्धन ने माना है। तो इसे भी ध्यान में आप रख लीजिएगा। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, यहाँ पर स्टार लगा लीजिए। इस तरह से जितने भी आप देख रहे हैं संप्रदाय हैं और संप्रदाय को आत्मा मानने वाले विद्वान भी हैं, तो उन्हें भी आप कंठस्थ कर लीजिएगा, क्योंकि आपकी परीक्षा में कहीं से भी और कोई भी प्रश्न पूछा जा सकता है। ठीक है, चलिए। प्रश्न संख्या 55 है कि असंगत विकल्प का चयन करें। विकल्प ये है कि श्रृंगार रस का अस्थायी भाव रति है, विकल्प बी करुण रस का अस्थायी भाव शोक है, विकल्प सी वीर रस का अस्थायी भाव क्रोध है, या फिर विकल्प डी विभक्त रस का अस्थायी भाव जुगुप्सा है। तो प्रश्न संख्या 55 का उत्तर आपको देना है कि इनमें कौन सा विकल्प असंगत है, यानी कि अशुद्ध है, गलत है, उसका चयन आपको करना है। और बिल्कुल आप सबका जवाब भी आ गया कि सर विकल्प सी को लॉक किया जाए, है ना। वीर रस का अस्थायी भाव क्रोध नहीं होता है, बल्कि उत्साह होता है ना। जब किसी भी अच्छे कार्य के करने के लिए आपके मन में उमंग जोश उत्साह पैदा हो जाए, उत्पन्न हो जाए, तो उसे वीर रस कहते हैं ना। और क्रोध की बात करते हैं तो क्रोध जो है ना, ये किसका अस्थायी भाव है? रौद्र रस का अस्थायी भाव क्रोध होता है, ध्यान में रखिएगा। ठीक है ना। तो श्रृंगार का अस्थायी भाव रति, बिल्कुल सही है, श्रृंगार रति, है ना। करुण रस अस्थायी भाव शोक, और विभिष जुगुप्सा, ये ध्यान में रखिएगा। ठीक है, चलिए। प्रश्न संख्या 56 है कि आचार्य दंडी के अनुसार काव्य गुण कितने हैं? विकल्प ए कह रहे हैं कि 10 काव्य गुण हैं, या फिर विकल्प बी 3 काव्य गुण हैं, विकल्प सी 20, या फिर विकल्प डी 24। तो प्रश्न संख्या 56 का जवाब आपको देना है कि दंडी के अनुसार काव्य के गुण कितने हैं। और ढेर सारे भाई बहनों का जवाब भी आ गया कि सर विकल्प ए को लॉक किया जाए, है ना। दा से दंडी, दा से 10, दंडी में 10 गुण होते हैं, दंडी में 10 गुण फॉर आचार्य दंडी के अनुसार 10 काव्य गुण हैं, ये ध्यान में रखिएगा। 20 काव्य गुण की बात करते हैं तो बिल्कुल वामन ने 20 माना है। 24 गुण की बात करते हैं तो बिल्कुल 24 गुण तो भैया भोजराज ने माना है, तो ये भी आप ध्यान में रखिएगा। बात करते हैं विकल्प बी 3 की, तो 3 आते ही 3 काव्य गुण तो कई विद्वानों ने माना है, जिनमें आपके मम्मट हैं, है ना, भामा हैं, और इसके साथ आनंद वर्धन है। ठीक है, तो फिलहाल प्रश्न संख्या 56 का विकल्प ये, है ना, दंडी के अनुसार काव्य गुण 10 इज राइट आंसर। ठीक है, चलिए। प्रश्न संख्या 57 है कि काव्य शास्त्र में सर्वप्रथम आत्मा शब्द का प्रयोग किसने किया? विकल्प ये कह रहे हैं कि भामा ने किया, विकल्प बी दंडी ने, विकल्प बी भरतमुनि ने, विकल्प सी दंडी, या फिर विकल्प डी वामन ने। तो सोच समझकर विचार कीजिए, फिर प्रश्न संख्या 57 का जवाब दीजिए कि काव्य शास्त्र में सर्वप्रथम आत्मा शब्द का प्रयोग किसने किया है। और आप सब भाई बहनों का जवाब भी धीरे धीरे आना शुरू हो गया कि सर विकल्प डी को लॉक किया जाए,
बामन इज राइट आंसर, है ना। तो काव्य शास्त्र में सबसे पहले आत्मा का प्रयोग विकल्प डी बामन ने किया है, ये ध्यान में आपको रखना होगा। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 58 है कि विरह है यह अथवा वरदान पंक्ति में कौन सा अलंकार है। विकल्प ए कह रहे हैं कि भ्रांतिमान अलंकार है, विकल्प बी संदेह अलंकार है, विकल्प सी अपहनुत अलंकार है, या फिर विकल्प डी अनन्य अलंकार है। तो सोच समझ लीजिए, विचार कीजिए, प्रश्न संख्या 58 का उत्तर दीजिए और आप सभी भाई बहनों का जवाब विकल्प बी बिना सोचे समझे तेजी के साथ आ गया तो निश्चित रूप से सही जवाब है और आप सब बधाई के पात्र हैं, है ना। विरह है यह है ना, विरह है यह अथवा वरदान, यानी कि निश्चित नहीं हो रहा है, संदेह बना हुआ है। तो देखिए मित्रों, जब क्या हो जाए कि उपमेय में उपमान का संदेह हो, निश्चय ना हो पाए कि विरह है या वरदान है, तो वहाँ पे संदेह अलंकार होता है। और जो भ्रांतिमान होता है कि एक वस्तु में दूसरी वस्तु का भ्रम हो जाए, उसके अनुरूप कार्य भी हो जाए, वहाँ पे भ्रांतिमान अलंकार हो रहा है ना। तो बिल्कुल जो संदेह में कोई कार्य नहीं हो पाता है, संदेह बना रहता है। तो प्रश्न संख्या 58 का विकल्प बी संदेह अलंकार इज राइट आंसर। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 59 है कि मूक गिरवर के मुखरित गान में अलंकार है। विकल्प ए कह रहे हैं कि विभावना अलंकार, विकल्प बी विरोधाभास अलंकार, विकल्प सी विश्वशक्ति, या फिर विकल्प डी है समासोक्ति अलंकार। तो प्रश्न संख्या 59 का आपको जवाब देना है कि मूक गिरवर के मुखरित ज्ञान। आप सभी भाई बहनों का जवाब भी आ गया कि सर विकल्प बी को लॉक किया जाए, विरोधाभास इज राइट आंसर, है ना। जब विरोध ना होते हुए भी विरोध का आभास हो जाए तो वहाँ पे विरोधाभास होता है ना। कार्य कहीं हो, कारण कहीं उसका हो तो विरोधाभास होता है। जैसे हृदय घाव मेरे पीर रघुवीर, है ना। ये ध्यान में रखिएगा कि मूक गिरवर और मुखरित ज्ञान, ठीक है ना। तो निश्चित रूप से विकल्प बी, है ना, विरोधाभास इज राइट आंसर। प्रश्न संख्या 60 है कि हिंदी साहित्य का इतिहास लिखने में सबसे बड़ी समस्या क्या थी। विकल्प ए कह रहे हैं कि काल विभाजन की समस्या थी, विकल्प बी नामकरण की समस्या थी, या फिर विकल्प सी ए और बी दोनों है, अथवा विकल्प डी लेखक की समस्या है। तो प्रश्न संख्या 60 का जवाब आपको देना है। प्यारा सा प्रश्न आपके स्क्रीन पर है और इस पर स्टार लगाइए। इस तरह के जो प्रश्न होते हैं कभी कभी आपकी परीक्षा में बिल्कुल देखने को मिल जाते हैं। तो आप सब भाई बहनों का जवाब आ गया कि विकल्प सी को लॉक किया जाए सर, है ना। विकल्प ए और बी दोनों सही हैं, है ना। तो आजकल की बात करते हैं, शायद जब लेखन लिखा जा रहा था तो उसमें काल विभाजन और नामकरण पे सबसे ज़्यादा समस्याएं आई थी, है ना। तो विकल्प सी इज राइट आंसर। प्रश्न संख्या 61 है कि किस कवि ने काव्य की उपयोगिता को देखते हुए साहित्य में सरलता, असलियत और जोश पर बल दिया है ना। तो यही प्रश्न है कि किस कवि ने काव्य की उपयोगिता को देखते हुए साहित्य में सरलता, असलियत और जोश पर बल दिया। विकल्प ए जयशंकर प्रसाद, विकल्प बी महावीर प्रसाद द्विवेदी, विकल्प सी श्रीधर पाठक, या फिर विकल्प डी मधुसूदन गुप्त। तो जवाब दीजिए प्रश्न संख्या 61 का और आप सब भाई बहनों का जवाब भी आ गया कि सर विकल्प बी को लॉक किया जाए, महावीर प्रसाद द्विवेदी इज राइट आंसर, है ना। देखिए जो महान होगा और वीर होगा ना, वही व्यक्ति क्या करेगा, असलियत, सरलता और जोश पर बल देता है, ये ध्यान में रखिएगा। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 62 है कि निम्न में से कौन सी कृति राजपूतानी, है ना, राजपूती आन की कथा से संबंधित है ना। प्रश्न संख्या 62 आप देख लीजिए कि निम्न में से कौन सी कृति राजपूती आन कथा से संबंधित है। विकल्प ए कह रहे कि विकट भट्ट, विकल्प बी रंग में भंग, विकल्प सी गुरुकुल, या फिर विकल्प डी जय भारत। तो प्रश्न संख्या 62 का जवाब आपको देना है। प्यारा सा प्रश्न आपके स्क्रीन पर है और धीरे धीरे आप सबका जवाब भी टहलते हुए आ गया कि सर विकल्प बी को लॉक किया जाए, रंग में भंग इज राइट आंसर, है ना। अब रंग में भंग की बात करते हैं 1910 में लिखी गई है, जिसमें राजपूती आन की कथा का वर्णन है। विकट भट्ट की बात करते हैं तो विकट भट्ट 1929 में, है ना, ये लिखा गया है, जिसमें जोधपुर के एक राजपूत के परिवार का वर्णन किया गया, ये ध्यान में रखिएगा। विकल्प सी की बात करते हैं गुरुकुल में, तो गुरुकुल में शिष्य और गुरु की कथा का वर्णन है, और जय भारत की बात करेंगे तो महाभारत की कथा, है ना, इसमें वर्णित है। ठीक है, तो फिलहाल संख्या 62 का विकल्प बी रंग में भंग इज राइट आंसर। प्रश्न संख्या 63 है कि हिंदी का वायरन किस कवि को कहा जाता है। प्यारा सा प्रश्न, सुंदर सा आपके स्क्रीन पर, और आप सबका जवाब बिल्कुल चाहिए। विकल्प ए कह रहे हैं कि मधुसूदन गुप्त को, विकल्प बी रामधारी सिंह दिनकर को, विकल्प सी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, या फिर विकल्प डी हरिवंश राय बच्चन है। तो बिल्कुल आप सबको जवाब देना है कि हिंदी का वायरन किसे कहा जाता है, और आप सबका जवाब भी आ गया कि सर विकल्प डी को लॉक किया जाए, हरिवंश राय बच्चन इज राइट आंसर, है ना। तो बा से वायरन, बा से बच्चन ध्यान में रखिएगा, है ना, और इस प्रश्न को बिल्कुल घटक लीजिए। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 64 है कि जलियांवाला बाग में बसंत कविता किसकी है।
विकल्प ए कह रहे हैं कि महादेव वर्मा की, विकल्प बी सुभद्रा कुमारी चौहान की, विकल्प सी मन्नू भंडारी की, या फिर विकल्प डी है प्रभा खेतान की। तो प्यारा सा प्रश्न आपके स्क्रीन पर, और सुंदर सा जवाब आप सबका भी आ गया कि सर विकल्प बी को लॉक किया जाए, सुभद्रा कुमारी चौहान इज राइट आंसर, है ना। कैसे दिमाग में बैठाएंगे? देखिए जलियांवाले बाग में, है ना, जहाँ पे भीषण नरसंहार हुआ था, अंग्रेजों द्वारा तड़बड़तोड़ गोलियां चलाई गई थी, और ऐसे बाग में अगर बसंत आ जाए तो क्या होगा? शुभ शुभ होगा। शुभ शुभ फार सुभद्रा कुमारी चौहान जी की पंक्ति है, ध्यान में रखिएगा। और झांसी की रानी देश के लिए शुभ थी, ये भी ध्यान में रखिएगा कि झांसी रानी कविता भी सुभद्रा कुमारी चौहान की है। ठीक है, चलिए। प्रश्न संख्या 65 है कि त्रेता के दो वीर किसकी कृति है? विकल्प ए कह रहे कि श्याम नारायण पांडे की है, विकल्प बी सुभद्रा कुमारी चौहान की है, विकल्प सी नरेंद्र शर्मा की, या फिर विकल्प डी भगवती चरण वर्मा की। तो प्रश्न संख्या 65 का जवाब आपको देना है, और आप सब भाई बहनों का जवाब भी आ गया कि सर विकल्प ए को लॉक किया जाए, है ना। त्रेता के दो वीर श्याम और नारायण हैं, श्याम और नारायण है, ध्यान में रखिएगा और इसे कंठस्थ कर लीजिएगा, स्टार लगा लीजिएगा। और ये सब प्रश्न जो आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण है, तो हो सकता है कि आपके परीक्षा में छप जाए। और ये जो प्रश्न आप देख रहे हैं ना, ये प्रश्न जो टॉपिक पर प्रश्नोत्तरी मेरे द्वारा कराए गए थे। ठीक है, चलिए। प्रश्न संख्या 66 है कि समालोचक पत्रिका के संपादक कौन है? विकल्प कह रहे हैं कि अंबिका प्रसाद गुप्त हैं, विकल्प बी मदन मोहन मालवीय हैं, विकल्प सी सुंदर लाल है, या फिर विकल्प डी चंद्र शर्मा गुलेरी हैं। तो प्रश्न संख्या 66 का जवाब आपको देना है। प्यारा सा प्रश्न है आप सबके स्क्रीन पर, और आप सबका जवाब भी आ गया कि सर विकल्प डी को लॉक किया जाए, है ना। समालोचक कौन होता है? बोले जो गुलेरी होता है, जो चंद्र शर्मा गुलेरी है वो समालोचक है ना, ये ध्यान में रख लीजिएगा। ठीक है ना। बात करें अंबिका प्रसाद गुप्त की, तो इनकी पत्रिका है इंदु। मदन मोहन मालवीय जी की बात करें तो इन्होंने जो पत्र है अभ्युदय का संपादन किया था। और सुंदर कौन होता है? बोले सर कर्मयोगी, है ना। तो सुंदरलाल ने कर्मयोगी नामक समाचार पत्र का भी, यानी कि पत्रिका का संपादक, है ना, संपादन कार्य किया है। ठीक है, चलिए। तो फिलहाल प्रश्न संख्या 66 का विकल्प डी इज राइट आंसर। प्रश्न संख्या 66 है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने छायावाद का प्रतिनिधि कवि किसे कहा है? विकल्प ए कह रहे कि जयशंकर प्रसाद को कहा, विकल्प बी सुमितंदन पंत को कहा, विकल्प सी मतीशरण गुप्त को कहा, या फिर विकल्प डी माखनलाल चतुर्वेदी को। तो प्रश्न संख्या 67 का जवाब आपको देना है। प्यारा सा प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, और धीरे धीरे आप सब भाई बहनों का जवाब भी आ गया कि सर विकल्प बी को लॉक किया जाए, सुमित्रा नंदन पंत इज राइट आंसर, है ना। तो बिल्कुल छायावाद का प्रतिनिधि रामचंद्र शुक्ल जी ने किसको कहा? पंत को। तो पा से प्रतिनिधि, पा से पंत, पा से प्रतिनिधि, पा से पंत इज राइट आंसर। ठीक है, चलिए। प्रश्न संख्या 68 है कि टेपचू और त्रिछ किसकी कहानी है? विकल्प ए कह रहे हैं कि ज्ञान रंजन की है, विकल्प बी रामधारी सिंह दिनकर की है, विकल्प सी उदय प्रकाश की, या फिर विकल्प डी है दिनेश, है ना, इसे दिनेश कर लीजिएगा, दिनेश पालीवाल की, दिनेश पालीवाल की। तो प्रश्न संख्या 68 का जवाब आपको देना है। प्यारा सा प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, और आप सबका जवाब भी धीरे धीरे आना शुरू हो गया कि सर विकल्प सी को लॉक किया जाए, उदय प्रकाश इज राइट आंसर, है ना। देखिए जो टेपचू है ना, टेपचू का उदय होता है और फिर तिरछ का उदय तिरछे तिरछे होता है, ये ध्यान में रख लीजिएगा। और प्रश्न संख्या 68 के विकल्प सी को हमेशा के लिए कंठस्थ कर लीजिए। प्रश्न संख्या 69 है कि हिंदी साहित्य की भूमिका के लेखक कौन है? विकल्प कह रहे हैं कि विश्वनाथ प्रसाद हैं, विकल्प बी हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं, विकल्प सी राहुल सांकृत्यायन है, या फिर विकल्प डी राम कुमार वर्मा है। तो बिल्कुल प्रश्न संख्या 69 का जवाब आप सभी भाई बहनों का आ गया कि सर विकल्प बी को लॉक किया जाए। हिंदी साहित्य की भूमिका 1940 में हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने लिखा है, और आप इसे दिमाग में बैठा लीजिए कि हिंदी साहित्य की भूमिका बोले सर 40,000 है, 40,000 है, 40 फार 1940 में लिखा गया, हजार फार हजारी प्रसाद द्विवेदी राइट आंसर। ठीक है, चलिए। प्रश्न संख्या 70 है कि ये स्केच आप हिंदी लिटरेचर के लेखक कौन हैं? तो स्केच आप हिंदी लिटरेचर के लेखक कौन हैं? विकल्प ए पादरी या फीके हैं, विकल्प बी पादरी एडविन गिब्स हैं, विकल्प सी गेरसन, या फिर विकल्प डी है किशोरीलाल गोस्वामी। तो प्रश्न संख्या 70 का जवाब आपको देना है। प्यारा सा प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, और ढेर सारे भाई बहन सुबह से बिल्कुल लगातार प्रश्नोत्तरी में जुड़े हुए हैं, तो निश्चित रूप से आप सब बहुत ही बधाई के पात्र हैं, जवाब दे रहे हैं और अपनी जो तैयारी है उसको जांच और परख रहे हैं। तो निश्चित रूप से आप सबका जवाब आ गया कि सर विकल्प बी, है ना, पादरी एडमिन इज राइट आंसर। तो पादरी एडमिन गिब्स इज राइट आंसर। और कैसे दिमाग में बैठाएंगे, है ना। देखिए स्केच क्या, गिब्स, कभी कभी स्केच हम लोग मांगते हैं, है ना, जब कोई काम होता तो कहते हैं स्केच गिब्स, तो बस दिमाग में रखिएगा स्केच गिब्स, ये ध्यान में रखिएगा। और प्रश्न संख्या 70 के विकल्प बी को हमेशा के लिए कंठस्थ कर लीजिए। प्रश्न संख्या 71 है
कि निम्न में असंगत कथन है। विकल्प ए कह रहे कि चरण काल नामकरण जो है गेरसन महोदय ने किया। विकल्प बी प्रारंभिक काल मिश्र बंधु ने कहा। विकल्प सी सिद्ध सामंत काल राहुल सांकृत्यायन ने कहा। और विकल्प डी है वीर काल रामचंद्र शुक्ल ने कहा है। तो प्रश्न संख्या 71 का जवाब आप सोच समझ लीजिए, विचार कीजिए, इसके बाद उत्तर दीजिए कि बिल्कुल कौन एक असंगत है। और आप सबका जवाब भी आ गया कि सर विकल्प डी को लॉक किया जाए, है ना। वीर काल की बात करते हैं तो वीर विश्वनाथ ने कहा है, ध्यान में रखिएगा। और बात करें यहाँ पर रामचंद्र शुक्ल की, तो रामचंद्र शुक्ल जी ने बिल्कुल आदि काल का जो नामकरण किया था वो बिल्कुल वीर गाथा काल, है ना। तो रामचंद्र की जो गाथा है वीर गाथा है। और वीर कौन है, तो वीर विश्वनाथ है, ये ध्यान में रखिएगा। और बिल्कुल प्रश्न संख्या 71 के विकल्प डी को हमेशा के लिए कंठस्थ कर लीजिएगा। चारण गेरसन, है ना, चरण काल गेरसन ध्यान में रखिएगा। प्रारंभिक काल मिश्र बंधु का है, सिद्ध सामंत राहुल, है ना। तो जो आदिकाल के नामकरण हैं, नामकरण से संबंधित प्रश्न हमेशा परीक्षा में पूछे जाते हैं और हर प्रश्नोत्तरी में एक आध प्रश्न जरूर आए हैं। तो इसलिए जितने भी आदिकाल के नामकरण और नामकरण देने वाले विद्वान हैं उनको तो बिल्कुल जरूर आप कंठस्थ कर लीजिए, ठीक है। चलिए, प्रश्न संख्या 72 है कि गोरखनाथ को हिंदी का प्रथम गद्य लेखक किसने माना है। विकल्प ए कह रहे हैं कि रामचंद्र शुक्ल ने माना, विकल्प बी मिश्र बंधु ने, विकल्प सी हजारी प्रसाद द्विवेदी ने, या फिर विकल्प डी राम कुमार वर्मा ने। प्रश्न संख्या 72 का जवाब दीजिए। प्रश्न संख्या 72 है बेहतर, और आप सबका जवाब भी बिल्कुल बेहतर आ गया कि सर विकल्प बी को लॉक किया जाए, है ना। गोरखनाथ को हिंदी का प्रथम गद्य लेखक मिश्र बंधु ने माना। बंधु, गोरख, बंधु, गोरख को गद्य, है ना, गा से गोरख, गा से गद्य, है ना, बिल्कुल बंधु, बंधु, है ना। तो गोरख गद्य में बंधु बन गए, गोरख गद्य में बंधु बन गए, ऐसे दिमाग में बैठा लीजिएगा, ठीक है। चलिए, प्रश्न 73 है कि निम्न में से कौन सी रचना सिंगारिक नहीं है। विकल्प कह रहे कि बीसल देव रासो का नरपतनाल ने लिखा है, तो ये सिंगारिक नहीं है। विकल्प बी सरंगधर का हमीर रासो, विकल्प सी मधुकर की जयमंग जसचंद्रिका, या फिर दलपत विजय का खुमार रासो। तो बिल्कुल आप सबका जवाब भी धीरे धीरे आ गया कि सर विकल्प डी को लॉक किया जाए। दलपत विजय का जो खुमार रासो है ना, ये बिल्कुल वीर रस, है ना, वीर रस का काव्य है, ये सिंगारिक काव्य नहीं है। लेकिन बात करें, है ना, बीसल देव रासो नरपति तो श्रृंगार है, सरंगधर का हमीर रासो श्रृंगार है, और मधुकर का जयमंग जसचंद्र का भी श्रृंगारिक रचना है ना। और मैंने जब आजकल की क्लास हम लोग ले रहे थे तो मैंने बताया था आपको कि श्रृंगार कौन, बोले सर सनम करती है, सनम, सांगधर, नरपतनाल और मधुकर भट्ट, है ना। तो श्रृंगार सनम करती है, नरपतनाल ने बीसल देव लिखा, सरंगधर ने हमीर रासो लिखा। ये थोड़ा सा क्रम उल्टा हो गया ना, तो ये ध्यान में रखिएगा। नरपतनाल का बीसल देव रासो, सरंगधर का हमीर रासो, और बिल्कुल मधुकर भट्ट का जयमंग जसचंद्र का दलपत विजय का खुमार रासो, ठीक है ना। तो ये जो खुमार रासो है, ये बिल्कुल इसके सैनिक क्या करते हैं, खूब मारपीट करते हैं ना, तो उसका दल के पद की विजय होती है। तो ये बिल्कुल मारपीट वाली बात आएगी तो वीर रस होगा, ठीक है। चलिए, प्रश्न संख्या 74 है कि निम्न में से पृथ्वीराज रासो के विषय में असंगत कथन कौन सा है। विकल्प कह रहे हैं कि पृथ्वीराज रासो में कुल 68 छंदों का प्रयोग हुआ है। विकल्प भी सूक्ष्म की संवाद के रूप में रचित है ना, यानी कि पृथ्वीराज रासो जो है सूक्ष्म की संवाद के रूप में रचित है। विकल्प सी पृथ्वीराज रासो में 69 सर्ग हैं। और विकल्प डी है कि हजारी प्रसाद द्विवेदी ने इसे अर्ध प्रमाणित माना है। तो बिल्कुल प्रश्न संख्या 74 को आप सोच लीजिए, समझ लीजिए, विचार कीजिए, इसके बाद फिर इसका जवाब दीजिए। तो ढेर सारे भाई बहनों का जवाब भी आ गया कि सिर्फ विकल्प सी को लॉक किया जाए, है ना। पृथ्वीराज रासो में 68 सर्ग नहीं, 69 सर्ग नहीं बल्कि 69 समय हैं, ये ध्यान में रखिएगा और इसे कंठस्थ कर लीजिए। बाकी 68 प्रकार के छंदों का प्रयोग हुआ है। सूक्ष्म की संवाद के रूप में कथा लिखी गई है, 69 समय है, और हजारी प्रसाद द्विवेदी ने इसे अर्ध प्रमाणिक माना है। रामचंद्र शुक्ल जी की बात करते हैं तो उन्होंने इसे अप्रमाणित माना है। श्याम सुंदर दास जी ने इसे प्रमाणित माना है। तो यहाँ से प्रश्न तो आपकी परीक्षा में फंसना ही फंसना है, इसलिए आज की इस प्रश्नोत्तरी में इस प्रश्न को मेरे द्वारा सोच विचार करके सम्मिलित किया गया था, है ना। तो ये ध्यान में रखिएगा और प्रश्न संख्या 74 के विकल्प सी को हमेशा के लिए कंठस्थ कर लीजिए, ठीक है। चलिए, प्रश्न संख्या 75 है कि विद्यापत को हिंदी का जातीय कवि किसने कहा है। विकल्प कह रहे कि रामचंद्र शुक्ल ने कहा, विकल्प बी डॉक्टर बच्चन सिंह ने कहा, विकल्प सी डॉक्टर नागेंद्र ने कहा, या फिर विकल्प डी हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा है। तो प्रश्न संख्या 75 का जवाब भी आ गया कि विद्यापत को जातीय कवि कोई और नहीं कह सकता है, बल्कि कौन कहेंगे, बोले सर बच्चे कहेंगे। तो बच्चे फार बच्चन इज राइट आंसर, है ना। जातीय कवि कौन है, बोले सर बच्चे हैं, बच्चे फार बच्चन। और ढेर सारे भाई बहनों का जवाब भी बिल्कुल सही आया था, तो आप सब बधाई के पात्र हैं। आगे प्रश्न संख्या 76 है कि उक्त व्यक्ति प्रकरण किसकी कृति है। विकल्प ये कह रहे हैं कि ज्योतिश्वर ठाकुर की, विकल्प बी दामोदर शर्मा की, विकल्प सी रोडा की, या फिर विकल्प डी सरापा की।
तो उक्त व्यक्ति प्रकरण किसका है, जवाब दीजिए। और आप सब भाई बहनों का जवाब भी आ गया कि सर विकल्प बी को लॉक किया जाए, है ना। देखिए जो उक्त व्यक्ति प्रकरण होता है ना, सर बोले उक्त व्यक्ति प्रकरण सर बहुत दमदार होता है। तो दमदार फार दामोदर शर्मा द्वारा लिखी गई रचना है। रोडा की बात करते हैं, रोडा की राहुल बेल है ना। सरपा का दोहा कोश है। और ज्योतिश्वर का है बड़ रत्नाकर, है ना। तो ज्योति में बड़ों को पढ़ो, ऐसे दिमाग में रख लीजिएगा। तो बड़ रत्नाकर ज्योतिश्वर ठाकुर का, ठीक है। तो फिलहाल प्रश्न संख्या 76 का विकल्प बी दामोदर शर्मा इज राइट आंसर। प्रश्न संख्या 77 है कि शेख नबी की कृति कौन सी है। विकल्प कह रहे हैं कि नल दमयंती, विकल्प बी इंद्रावती, विकल्प सी ज्ञानदीप या फिर विकल्प डी चित्रावली है। तो प्रश्न संख्या 77 का जवाब आपको देना है कि शेख नबी की कृति कौन सी है। और आप सबका जवाब भी आ गया कि शेख नबी का ज्ञानदीप, नबी ज्ञान ध्यान में रखिएगा। तो शेख नबी के जो रचनाकार हैं ज्ञानदीप है, ध्यान में रखिएगा। और बात करें नल दमयंती की, है ना, तो प्रश्न संख्या 77 आप देख रहे हैं। नल दमयंती की बात करते हैं तो नरपत व्यास जी की रचना है। इंद्रावती की बात करते ही आपके दिमाग में आना चाहिए नूर मोहम्मद। और बिल्कुल चित्रावली की बात करते हैं तो उस्मान जी की रचना है, ठीक है। तो फिलहाल प्रश्न संख्या 77 का विकल्प सी, है ना, ज्ञानदीप इज राइट आंसर। प्रश्न संख्या 78 है कि मैंने उसको जब जब देखा लोहा जैसे तपते देखा, गलते देखा, यह पंक्ति किसकी है। विकल्प कह रहे हैं कि केदारनाथ सिंह की है, विकल्प बी केदारनाथ अग्रवाल की है, विकल्प सी शमशेर की या फिर विकल्प डी अगे की है। तो प्रश्न संख्या 78 का जवाब आपको देना है। प्यारा सा प्रश्न आपके स्क्रीन पर है और इस पर बिल्कुल आप स्टार लगा लीजिए। ये प्रश्न आपकी परीक्षा में छपने वाला प्रश्न है। और आप सब भाई बहनों का जवाब भी आ गया कि सर विकल्प बी को लॉक किया जाए, केदारनाथ अग्रवाल इज राइट आंसर, है ना। और यहाँ पे केदारनाथ सिंह भी हैं। तो इस तरह से एक आध दो प्रश्न आपकी परीक्षा में ऐसे भी होते हैं कि बिल्कुल एक ही रचना के से संबंधित दो रचनाकार एक जैसे होते हैं। तो बिल्कुल आप अगर, है ना, निश्चित रूप से आप श्योर रहेंगे तभी उसका सही जवाब दे पाएंगे। तो निश्चित रूप से, है ना, केदारनाथ अग्रवाल इज राइट आंसर। कैसे दिमाग में रखेंगे कि मैंने उसको जब जब देखा तो लोहा जैसे तपते देखा, गलते देखा, है ना। तो मैंने जब उसको कैसे देखा, बोले सर मैंने उसको जब जब कहाँ पर, केदारनाथ में देखा है। अगर आप केदारनाथ में जाओगे ना तो उसको जब जब देखोगे, गलते देखोगे, तपते देखोगे, है ना। जब जब कहाँ, बोले अगर कहाँ जाओगे, केदारनाथ में जाओगे। तो कैसे देखोगे, लोहा जैसे तपते देखोगे, गलते देखोगे, ठीक है। चलिए फिलहाल प्रश्न संख्या 78 का विकल्प बी केदारनाथ अग्रवाल इज राइट आंसर। प्रश्न संख्या 79 की हिंदी पार्शियन वाक्य बुरली के लेखक कौन है। विकल्प कह रहे हैं कि लल्लू लाल हैं, विकल्प बी इंसाल्लाह खां हैं, विकल्प सी सदल मिश्र हैं या फिर विकल्प डी सदा सुखलाल हैं। तो प्रश्न संख्या 79 का जवाब आपको देना है। सोच समझ कर विचार कीजिए और इसके बाद उत्तर दीजिए कि हिंदी पार्शियन वाक्य बुरली किसके लेखक कौन है। तो हिंदी पार्शियन वाक्य बुरली के लेखक हैं। आप सबका जवाब भी आ गया कि सिर्फ विकल्प सी को लॉक किया जाए, सदल, है ना। तो हिंदी पार्शियन वोकैबुलरी अगर आपको मिल जाए, शब्दकोश मिल जाए, तो उसको बगल में रखो, सदल बगल ध्यान में रख लीजिएगा और इसे कंठस्थ कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए प्रश्न संख्या 80 है कि प्रेमचंद की अंतिम और अपूर्ण उपन्यास जिसका नाम मंगलसूत्र है, तो उसका प्रमुख पात्र कौन है। विकल्प कह रहे हैं कि सूरदास है, विकल्प बी रतन है, विकल्प सी होरी है या फिर विकल्प डी देव कुमार है। तो प्रश्न संख्या 80 का आपको जवाब देना है कि प्रेमचंद का जो अंतिम उपन्यास और अपूर्ण था मंगलसूत्र, तो मंगलसूत्र का प्रमुख पात्र कौन है। और आप सब भाई बहनों का जवाब भी आ गया कि सर विकल्प डी को लॉक किया जाए, है ना, देव कुमार इज राइट आंसर। बात करें सूरदास की तो बिल्कुल सूरदास तो रंगभूमि का पात्र है। बात करें रतन, गबन उपन्यास का पात्र है। होरी तो बिल्कुल आपने देखा ही, गोदान का है। तो निश्चित रूप से प्रश्न संख्या 80 का विकल्प डी देव कुमार इज राइट आंसर। आगे प्रश्न संख्या 81 के निम्न में से कौन सा उपन्यास नागार्जुन का नहीं है। विकल्प कह रहे हैं कि रत्नाथ की चाची, विकल्प बी बाबा बटेश्वर नाथ, विकल्प सी परिकथा या फिर विकल्प डी वरुण के बेटे। तो बिल्कुल आप सबका जवाब आना चाहिए और आप सबका जवाब भी आ गया। तेजी के साथ सिर्फ विकल्प सी को लॉक किया जाए, परिकथा इज राइट आंसर, है ना। जो परिकथा है ना, ये रेणु की है, फणेश्वर नाथ रेणु की है। बाकी बात करें रत्नाथ की चाची तो बिल्कुल नागार्जुन का, बाबा बटेश्वर नाथ नागार्जुन का और वरुण के बेटे, ये तीनों उपन्यास बिल्कुल नागार्जुन के हैं, ठीक है ना। तो प्रश्न संख्या 81 का विकल्प सी परिकथा इज राइट आंसर। प्रश्न संख्या 82 है कि सफ़ेद घोड़ा काला सवार उपन्यास किसका है। विकल्प ये कह रहे हैं कि बदी उज्जा का है, विकल्प बी जगदीश चंद्र माथुर का है, विकल्प सी राही मसूम रजा का है या फिर विकल्प डी हृदय का है।
तो प्रश्न संख्या 82 का जवाब आपको देना है। प्यारा सा प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, स्टार लगा लीजिए और जवाब दीजिए। तो धीरे धीरे आप सबका जवाब भी आ गया कि सर विकल्प डी को लॉक किया जाए, हृदय इज राइट आंसर, है ना। देखिए सफ़ेद घोड़ा और काला सवार जो है ना वो हृदय का है, हृदय है, हृदय में ईस है, ध्यान में रख लीजिएगा, ठीक है। चलिए प्रश्न संख्या 83 है कि उपन्यास एवं उपन्यासकार असंगत हैं। विकल्प कह रहे हैं कि शिवानी का उपन्यास विषकन्या संगत है। विकल्प बी उषा प्रेमदा का 55 खंबे लाल दीवारें असंगत है। विकल्प सी मन्नू भंडारी आपका बंटी असंगत है। या फिर विकल्प डी कांता भारती का चितकोबरा, है ना। तो प्रश्न संख्या 83 का जवाब आपको देना है, सोच समझ कर दीजिएगा। प्यारा सा प्रश्न आपके स्क्रीन पर है और इस प्रश्न पर बिल्कुल आप स्टार लगा लीजिए, क्योंकि इस प्रश्न के माध्यम से आप बिल्कुल 4 उपन्यासकार और उनके द्वारा लिखे गए उपन्यास को जान पा रहे हैं। तो निश्चित रूप से आप सबका जो जवाब है विकल्प डी आया कि कांता भारती, है ना। अब कांता भारती ने चितकोबरा नहीं लिखा है, बल्कि कांता भारती की बात करें तो इनके द्वारा लिखा गया जो उपन्यास है उसका नाम है रेत की मछली, रेत की मछली। और चितकोबरा मैंने बताया था ना कि चितकोबरा क्या होता है, मृदुल होता है। तो मृदुल फाल मृदुला गर्ग की रचना है, ध्यान में रखिएगा, है ना। कठगुलाब और चितकोबरा, है ना, ये मृदुल होता है, ठीक है। तो निश्चित रूप से आप सब भाई बहनों का जवाब बिल्कुल विकल्प डी रहा और सही रहा, है ना। कांता भारती रेत की मछली, चितकोबरा किसका है, तो बिल्कुल मृदुल होता है, मृदुल गर्ग का, ठीक है। चलिए प्रश्न संख्या 84 नटों की जिंदगी को उजागर करने वाला रांगे राघव का कौन सा उपन्यास है। विकल्प कह रहे कब तक पुकारूं, विकल्प बी घरौदा, विकल्प सी विषाद मत, या फिर विकल्प डी है राई और पर्वत। तो सबसे पहले प्रश्न संख्या 84 के माध्यम से आप रांगे राघव के ढेर सारे उपन्यास जो कि आपको स्क्रीन पर दिख रहे हैं इनसे आपका परिचय होगा। अब यहाँ से प्रश्न आपका है कि नटों की जिंदगी को उजागर करने वाला रांगे राघव का कौन सा उपन्यास है। तो बिल्कुल आप सबका जवाब आ गया कि सर विकल्प ए को लॉक किया जाए, कब तक पुकारूं इज राइट आंसर, है ना। देखिए जो नट की ज़िंदगी है ना, कह रहे नट की ज़िंदगी को कब तक पुकारूं कब तक सराहूं, ऐसे दिमाग में बैठा लीजिएगा, ठीक है। चलिए प्रश्न संख्या 85 है कि आगे के किस उपन्यास की प्रशंसा प्रकाशमान पुच्छल तारा कहकर की गई है। विकल्प ए कह रहे हैं कि नदी के द्वीप की, विकल्प बी अपने अपने अजनबी के, विकल्प सी शेखर एक जीवनी, या फिर विकल्प डी से कोई नहीं। तो प्रश्न संख्या 85 का आप सबका जवाब भी धीरे धीरे आ गया कि सर विकल्प सी को लॉक किया जाए, शेखर एक जीवनी। देखिए शेखर है और पुच्छल तारा है, शिखर पर पुच्छल तारा, शेखर चंद्रशेखर को कहते हैं ना, है ना, ध्यान में रखिएगा। और प्रशंसा पुच्छल तारा, है ना, प्रशंसा प्रकाशमान, प्रकाशमान कौन है, बोले सर शेखर है, तो शेखर एक जीवनी प्रकाशमान, ठीक है। चलिए प्रश्न संख्या 86 के हरबंश और नीलिमा किस उपन्यास के पात्र हैं। विकल्प कह रहे हैं कि अंधेरे बंद कमरे उपन्यास के पात्र हैं, विकल्प बी आपका बंटी, विकल्प सी आवा, या फिर विकल्प डी झूठा सच है। तो निश्चित रूप से आप सबका जवाब भी आ गया कि सर विकल्प ए को लॉक किया जाए, अंधेरे बंद कमरे इज राइट आंसर, है ना। देखिए हरबंश और नीलिमा कहाँ, बोले सर अंधेरे बंद कमरे में, अंधेरे बंद कमरे में कौन, हरबंश और नीलिमा है। तो ऐसे दिमाग में बैठा लीजिएगा और इसे कंठस्थ कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए आगे प्रश्न का 87 है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी की किस कहानी को प्रथम कहानी माना है। विकल्प कह रहे हैं इंदुमती को, विकल्प बी प्रणय को, विकल्प सी एक टोकरी भर मिट्टी, या फिर विकल्प डी है जमींदार का दृष्टांत। तो प्रश्न का 87 का आपको जवाब देना है। प्यारा सा प्रश्न आपके स्क्रीन पर है और धीरे धीरे आप सबका जवाब आ गया कि सर विकल्प ए को लॉक किया जाए, इंदुमती इज राइट आंसर, है ना। तो देखिए इंदुमती की बात करते हैं तो इंदुमती को रामचंद्र शुक्ल जी ने हिंदी की पहली कहानी माना है, प्रणय को डॉक्टर बच्चन जी ने माना है, टोकरी भर मिट्टी जो कि माधवराय सप्रे की है तो इसको देवी प्रसाद जी ने, है ना, क्या माना है कि हिंदी की पहली कहानी माना है, ये ध्यान में आप रखिएगा, ठीक है ना। तो एक टोकरी भर मिट्टी को देवी प्रसाद, है ना, वर्मा जी ने माना है। और जमींदार का दृष्टांत की बात करते हैं तो इसको राजेंद्र बढ़वालिया ने, है ना, हिंदी की पहली कहानी माना है, ध्यान में रखिएगा। फिलहाल प्रश्न का 87 का विकल्प ए इज राइट आंसर। प्रश्न का 88 है कि दुखवा मकासे कहूँ मोरी सजनी कहानी किसकी है। विकल्प कह रहे हैं कि जयशंकर प्रसाद द्विवेदी की है, विकल्प बी प्रेमचंद का, विकल्प सी यशपाल का, या फिर विकल्प डी चतुरसेन शास्त्री का है। तो प्रश्न संख्या 88 का जवाब विकल्प डी होगा, चतुरसेन शास्त्री इज राइट आंसर, है ना। दुखों में कासे कहूँ, है ना, जो चतुर व्यक्ति होता है ना सोचता है दुख किससे कहूँ, तो दुख चतुर से कहो, चतुर से कहो, ये ध्यान में रखिएगा, चतुरसेन शास्त्री राइट आंसर, ठीक है। चलिए प्रश्न संख्या 89 कि सहज कहानी आंदोलन के प्रवर्तक कौन थे। विकल्प ए महब सिंह थे, विकल्प बी कमलेश्वर थे,
विकल्प सी अमृत राय या फिर विकल्प डी राजेंद्र यादव हैं। तो सोच समझकर विचार कीजिए, इसके बाद प्रश्न संख्या 89 का उत्तर दीजिए। तो ढेर सारे भाई बहनों का जवाब भी आ गया कि सर विकल्प सी को लॉक किया जाए, अमृत राय इज राइट आंसर, है ना। देखिए जो सहज होता है ना, तो सहज चीज़ें कैसी होती है, बोले सर अमृत जैसी होती हैं। तो ऐसे क्लू बनाइएगा और इसको कंठस्थ कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए प्रश्न संख्या 90 है कि जिंदगी और जोंक किसकी कहानी है। विकल्प ये कह रहे हैं कि अमरकांत की, विकल्प बी कमलेश्वर की, विकल्प सी फाणेश्वर नाथ रेणु की, या फिर विकल्प डी निर्मल वर्मा की। तो बिल्कुल प्रश्न संख्या 90 का जवाब आपको देना है और आप सब भाई बहनों का जवाब भी आ गया कि सिर्फ विकल्प ए को लॉक किया जाए, है ना। जिंदगी और जोक, है ना, जिंदगी भी अमर है और जोक भी अमर है। तो जिंदगी और जोक अमर है, अमर फार अमरकांत जी की रचना है, ऐसे दिमाग में बैठा लीजिएगा, ठीक है। प्रश्न संख्या 91 कि दूसरा ताजमहल के लेखक कौन है। अब दूसरे ताजमहल के लेखक की बात पूछी जा रही है, कौन है। विकल्प ए कह रहे हैं कि नासिरा शर्मा है, विकल्प बी मैत्री पुष्पा है, विकल्प सी ममता कालिया, या फिर विकल्प डी शिवानी है। तो सोच समझ कर जवाब दीजिएगा। संख्या 91 आपके स्क्रीन पर है और आप सबका जवाब भी आ गया कि सर विकल्प ए को लॉक किया जाए, है ना। जो दूसरा ताजमहल है ना, ये नासिरा व्यक्ति क्या करता है, दूसरा ताजमहल बनाता है। नासिरा माने नशीरा व्यक्ति जो नशे में है, वो दूसरा ताजमहल बनाता है। ऐसे कुछ क्लू बनाइएगा और इसे बिल्कुल आप दिमाग में, है ना, फिट कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए प्रश्न संख्या 92 कि परिंदे कहानी का प्रमुख पात्र कौन है। विकल्प ये कह रहे हैं कि लतिका है, विकल्प बी गिरीश, विकल्प सी करीमुद्दीन, या फिर विकल्प डी उपयुक्त सभी हैं। तो प्रश्न संख्या 92 का जवाब आपको देना है और आप सब भाई बहनों का जवाब भी तेजी के साथ आ गया कि सर विकल्प डी को लॉक किया जाए, है ना। परिंदा कहानी, परिंदे निर्मल होते हैं, निर्मल वर्मा की है। उसमें जो प्रमुख पात्र हैं लतिका, गिरीश और करीमुद्दीन। तो लतिका, गिरीश, करीमुद्दीन इज राइट आंसर, ठीक है। चलिए प्रश्न संख्या 93 कि नई कोयल किसकी कहानी है। विकल्प कह रहे कि विवेकी राय की, विकल्प बी संजीव की, विकल्प सी सानी की, या फिर विकल्प डी धीरेन्द्र अस्थाना की। तो प्रश्न संख्या 93 का आपको जवाब देना है। प्यारा सा प्रश्न आपके स्क्रीन पर है और आप सबका जवाब भी आ गया कि सर विकल्प ए को लॉक किया जाए, है ना। बिल्कुल नई जो कोयल है ना, वो विवेकी होती है। तो विवेकी फार विवेकी राय जी की रचना है और इनकी एक रचना है गूंगा जहाज, है ना। बात करें संजीव की, तो संजीव की एक बड़ी प्रसिद्ध रचना है कि दुनिया की सबसे हसीन औरत किसकी है, तो बोले सर संजीव की है। दुनिया की सबसे हसीन औरत, है ना, संजीव द्वारा लिखी गई है। सानी जी की बात करें तो बिल्कुल बबूल के, है ना, पेड़ की छाँव। जो सानी व्यक्ति होता है ना, वो बबूल नीम कोई देखे कहीं भी सो सकता है। तो सानी व्यक्ति बबूल की छाँव में रहता है। और धीरेन्द्र अस्थाना की बात करें तो बिल्कुल लोग हाशिए पर हैं, ये ध्यान में रखिएगा। लोग हाशिए पर हैं किसकी, बोले आस्था की, ठीक है, ये ध्यान में रखिएगा। और बिल्कुल प्रश्न संख्या 93 का विकल्प ए को आप कंठस्थ कर लीजिए, ठीक है। चलिए प्रश्न संख्या 94 है कि इंस्टॉलमेंट किसका कहानी संग्रह है। विकल्प कह रहे हैं कि निराला जी का, विकल्प बी जयदेव का, विकल्प सी भगवती चरण वर्मा का, या फिर विकल्प डी सुभद्रा कुमारी चौहान का है। तो प्रश्न संख्या 94 को आपको जवाब देना है, सोच समझ कर जवाब दीजिएगा। प्यारा सा प्रश्न है और ढेर सारे भाई बहनों का जवाब भी आ गया कि विकल्प सी को लॉक किया जाए, है ना। भगवती में क्या करो, इंस्टॉलमेंट करो। अगर आपको कुछ करना है ना, तो भगवती के चरण में जा कर के इंस्टॉलमेंट कर लो, यानी कि भगवती के चरण में जाओ, भगवती के चरण की स्तुत करो, वंदना करो, ठीक है। चलिए प्रश्न संख्या 95 की गोरी नज़रों में हम यात्रा साहित्य किसका है। विकल्प कह रहे हैं कि मोहन राकेश का है, विकल्प बी विष्णु प्रभाकर का है, विकल्प सी प्रभाकर माचवे का है, या फिर विकल्प डी डॉक्टर रघुवंश का है। तो सोच समझ के उत्तर आप दीजिएगा। प्रश्न संख्या 95 आपके स्क्रीन पर है और आप सब भाई बहनों का जवाब भी आ गया कि सर विकल्प सी को लॉक किया जाए, प्रभाकर माचवे इज राइट आंसर, है ना। देखिए गोरी की नज़रों में हम यात्रा कर रहे हैं, कब, जब प्रभा में। अगर प्रभा में आप यात्रा करोगे ना, तो निश्चित रूप से आप गोरी नज़रों में यात्रा करोगे। गोरी नज़रों मतलब गोरी की नज़रों में, अंग्रेजों की नज़र में। ऐसे कुछ क्लू बना लीजिएगा और इसे कंठस्थ कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए प्रश्न संख्या 96 की रसीदी टिकट किसकी आत्मकथा है। विकल्प ये कह रहे हैं कि मनोहर श्याम जोशी की, विकल्प बी मैत्री पुष्पा की, विकल्प सी डॉक्टर नागेंद्र की, या फिर विकल्प डी है अमृता प्रीतम की। तो निश्चित रूप से आप सबका जवाब भी आ गया कि सर विकल्प डी को लॉक किया जाए, है ना। अमृता प्रीतम इज राइट आंसर। अब रसीदी टिकट किसकी आत्मकथा है, तो बोले प्रीतम की है ना। अब रसीदी टिकट किसको दिया जाएगा, तो बिल्कुल भैया अमृता प्रीतम को, अपने प्रीतम को लोग क्या करेंगे, रसीदी टिकट देते हैं, ऐसे दिमाग में बैठा लीजिएगा, है ना। मनोहर श्याम जोशी जी की बात करें तो लखनऊ मेरा लखनऊ। मैत्री पुष्पा संख्या 96 देखिए, मैत्री पुष्पा की बात करें तो इनके द्वारा इनकी जो आत्मकथा है कस्तूरी कुंडल बसे और गुड़िया भीतर गुड़िया। डॉक्टर नागेंद्र का आप जान ही रहे हैं कि अर्ध कथा, ठीक है।
और अमृता प्रीतम की बात करते हैं तो अपने प्रीतम को रसीदी टिकट देते हैं। ठीक है, प्रश्न संख्या 96 का विकल्प डी इज राइट आंसर। प्रश्न संख्या 97 है कि अपोलो का रथ रिपोर्टाज किसका है? विकल्प ए कह रहे हैं कि श्रीकांत वर्मा का, विकल्प बी शमशेर सिंह का, विकल्प सी रांगे राघव या फिर विकल्प डी विवेकी राय का। तो बिल्कुल प्रश्न संख्या 97 का आपको जवाब देना है। प्यारा सा प्रश्न आपके स्क्रीन पर है और आप सब भाई बहनों का जवाब भी आ गया कि अपोलो का रथ श्रीकांत का है ना। देखिए अपोलो का जो रथ होता है किसके लिए? बोले सर श्रीकांत वर्मा जी के लिए है, ये ध्यान में आप रखिएगा। शमशेर जी की बात करते हैं तो बिल्कुल इनके द्वारा लिखा गया, शमशेर जी के द्वारा लिखा गया जो रिपोर्टाज है वो बिल्कुल प्लाट का मोर्चा है। रांगे राघव जी की बात करें तो इनके द्वारा जो लिखा गया रिपोर्टाज था तूफानों के बीच, है ना। और विवेकी राय की बात करते हैं तो बिल्कुल जुलूस रुका हुआ है। ठीक है, तो निश्चित रूप से प्रश्न संख्या 97 का विकल्प ए इज राइट आंसर। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 98 है कि सच्ची समालोचना किसकी कृति है? विकल्प ए कह रहे हैं कि श्याम सुंदर दास की, विकल्प की बी है बाल किशोर शर्मा की, विकल्प सी किशोरीलाल गोस्वामी की या फिर विकल्प डी महावीर प्रसाद द्विवेदी की। तो प्रश्न संख्या 98 का जवाब आपको देना है। प्यारा सा प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, स्टार लगा लीजिए और इसको अपनी नोटबुक में दर्ज भी कर लीजिए। तो निश्चित रूप से ढेर सारे भाई बहनों का जवाब भी आ गया कि सर विकल्प बी को लॉक किया जाए, बाल के शर्मा इज राइट आंसर, है ना। देखिए जो सच्ची समालोचना होती है ना वो बच्चे करते हैं, और कौन से बच्चे? बाल भट्ट से कर देते हैं। तो बाल भट्ट से कर देते हैं तो बाल भट्ट शर्मा इज राइट आंसर। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 99 कि अपनी बात निबंध संग्रह किसका है? विकल्प ए कह रहे कि रामदास मिश्र का है, विकल्प बी भीष्म साहनी का है, विकल्प सी कमलेश्वर का या फिर विकल्प डी है गोविंद मिश्र का। तो बिल्कुल प्रश्न संख्या 99 का जवाब आपको देना है और आप सब भाई बहनों का जवाब भी आ गया कि सर बिल्कुल अपनी बात निबंध किसकी? बोले भीष्म की, है ना। देखिए अपनी बात का संग्रह कौन करते हैं? भीष्म करते हैं। तो भीष्म फॉर भीष्म साहनी, है ना। तो अपनी बात का संग्रह कौन करते हैं? आपने देखा होगा भीष्म पितामह जी को किस प्रकार से उन्होंने अपनी बात की, बिल्कुल आप देखे होंगे प्रतिज्ञा पर, है ना, टिके रहे, है ना। तो बिल्कुल अपनी बात निबंध भीष्म फॉर, है ना, भीष्म साहनी। ठीक है, चलिए अब आगे प्रश्न संख्या 100 है कि हिंदी जगत को हाइकू से परिचित कराने का श्रेय किस कवि को है? विकल्प ए कह रहे हैं कि शांत प्रिय द्विवेदी को है, विकल्प बी अगेय को है, विकल्प सी त्रिलोचन या फिर विकल्प डी शिवदान सिंह चौहान को है। तो सोच समझ कर उत्तर दीजिएगा। प्रश्न संख्या 100 आपके स्क्रीन पर है और जो भाई बहन बिल्कुल सुबह से अभी तक जुड़े हुए हैं तो निश्चित रूप से आप सब बधाई के पात्र हैं और आप सबको जो तैयारी है बहुत बेहतरीन है, आप सबके जवाब बहुत अच्छे आ रहे हैं। तो बिल्कुल प्रश्न संख्या 100 का जवाब भी आप सबका धीरे धीरे आ गया कि सर हिंदी जगत में हाइकू से परिचित कराने वाला जो व्यक्ति है ना वो कोई और नहीं है बल्कि अगेय है ना। अगेय फॉर अगेय जी को दिमाग में बैठा लीजिएगा। ठीक है ना। तो बिल्कुल प्रश्न संख्या 100 का विकल्प बी इज राइट आंसर। अब आगे है प्रश्न संख्या 101 कि इनमें से कौन सी रचना भास की है, यानी कि एक रचना भास की है तो उसको आपको चयन करना है। विकल्प ए कह रहे कपूर मंजरी, विकल्प बी स्वप्नवास दत्ता, विकल्प सी माल विकाग्नि मित्रम या फिर विकल्प डी है मालती माधवम। तो प्रश्न संख्या 101 का जवाब आपको देना है, आपके स्क्रीन पर है। सोच समझकर विचार कीजिए, इसके बाद प्रश्न संख्या 101 का उत्तर दीजिए। और आप सभी भाई बहनों का जवाब भी आ गया कि सिर्फ विकल्प बी को लाभ किया जाए, स्वप्नवास दत्ता इज राइट आंसर, है ना। देखिए भास और वास, भास स्वप्न में वास, ध्यान में रखिएगा। तो भास ने स्वप्न में क्या देखा? बोले सर वास, तो स्वप्नवास दत्ता इनके द्वारा लिखी गई रचना है, इसे दिमाग में बैठा लीजिएगा। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 102 है कि एक रस है करुण यो किसका कथन है? एक रस है करुण यो किसका कथन है? विकल्प ए कह रहे कि विश्वनाथ प्रसाद का, विकल्प बी भवभूति का, विकल्प सी भारव की या फिर विकल्प डी है जयदेव का। तो प्रश्न संख्या 102 का जवाब आपको देना है और आप सभी भाई बहनों का जवाब आ गया कि सर विकल्प बी को लॉक किया जाए, है ना। और मैंने आपको बताया था ना कि करुण रस, रस की अनुभूति कौन करता? बोले सर भवभूति। तो भवभूति फार भवभूत जी और रस की अनुभूति यानी कि एक है रस है करुण यो, ध्यान में रख लीजिएगा। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 103 है कि कालिदास के पूर्ववर्ती कवि कौन है? विकल्प ये कह रहे हैं कि भास हैं, विकल्प बी भारव है, विकल्प सी दंडी या फिर विकल्प डी भवभूति है। तो सोच समझ कर उत्तर दीजिएगा। प्रश्न संख्या 103 आपके स्क्रीन पर है और ढेर सारे भाई बहन बिल्कुल सुबह से जुड़े हुए हैं, तो निश्चित रूप से आप सबको बार बार मेरी तरफ से धन्यवाद, हार्दिक बधाई।
तो आप सबका जवाब भी आ गया कि सर कालिदास के जो पूर्ववर्ती हैं कोई और नहीं है, बिल्कुल कौन, कालिदास के पूर्व तो विकल्प ये भास है ना। तो बिल्कुल आप सबका जवाब बिल्कुल सही आ रहा है, आप सबकी तैयारी दिख रही है और निश्चित रूप से अगर आप सबकी तैयारी इसी तरह से चलती रही तो आपका जो चयन है इस बार होके रहेगा। ठीक है, तो फिलहाल कालिदास के पूर्व कौन, बोले सर कालिदास के पूर्व तो रहे भास, भास पार भास को दिमाग पे रख लीजिएगा। ठीक है, चलिए प्रश्न 104 है कि उत्तर रामचरितम के तृतीय अंक का संबंध किससे है। विकल्प ए कह रहे हैं कि वाल्मीकि के आश्रम से है, विकल्प बी अयोध्या से है, विकल्प सी सरयू तट से है या फिर विकल्प डी है पंचवटी से। तो प्रश्न संख्या 104 का जवाब आपको देना है कि उत्तर रामचरितम का तृतीय अंक का संबंध किससे है। और ढेर सारे भाई बहनों का जवाब भी आ गया कि विकल्प डी को लॉक किया जाए। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है और ये प्रश्न आपकी पूर्व की टीजीटी पीजीटी की परीक्षा में पूछा गया है, तो इसलिए बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है और आप सबका जवाब भी बेहतरीन आया कि सर विकल्प डी पंचवटी को लॉक किया जाए। कैसे दिमाग में बैठाएंगे, तो देखिए उत्तर रामचरितम की बात करते हैं तो तृतीय, तृतीय माने 3 और 5 माने पंचवटी, तो 3-5 का बड़ा गहरा संबंध है ना। तो आप कहते हैं 3-5 ना करो, 3-5 ना करो, तो तृतीय अंक 5, 5 फार पंचवटी, तो तृतीय अंक पंचवटी किसका, उत्तर रामचरितम का। उत्तर रामचरितम रचना किसकी है, तो उत्तर रामचरित की अनुभूति होती, चरित्र की अनुभूति होती है और चरित्र को हम लोग साथ साथ रखते हैं, ये भी आप ध्यान में रखिएगा। ठीक है, तो फिलहाल प्रश्न संख्या 104 का विकल्प डी पंचवटी इज राइट आंसर। प्रश्न संख्या 105 है कि निम्न में भारवी की माता का नाम क्या है। विकल्प ए कह रहे हैं कि गौरी नाम है, विकल्प बी सुशीला नाम है, विकल्प सी ब्रह्मी या फिर विकल्प डी मामल्य देवी। तो सोच समझ कर उत्तर दीजिएगा। प्रश्न संख्या 105 आपके स्क्रीन पर प्यारा सा प्रश्न है और आप सबका जवाब उतना ही बेहतरीन आ गया कि सर विकल्प बी को लॉक किया जाए, सुशीला इज राइट आंसर, है ना। तो देखिए जो भारवी की माता है उनका नाम सुशीला है। गौरी की बात करें तो दंडी की माता का नाम गौरी है, ये ध्यान में आपको रखना होगा। ठीक है ना, तो ये निश्चित रूप से आपके दिमाग में बिल्कुल रखने योग्य प्रश्न है। आगे आप एक विकल्प देख रहे हैं प्रश्न संख्या 105 का विकल्प सी ब्रह्मी। ब्रह्मी की बात करें तो ब्रह्मी माँ की माता का नाम है और मामल्य देवी की बात करें तो हर्ष की माता का नाम है। ठीक है ना, तो फिलहाल 105 प्रश्न के माध्यम से आपने 4-4, 5-5 जो रचनाकार हैं और उनकी जो माता हैं तो उनकी माताओं से आपका परिचय हुआ है। तो निश्चित रूप से बेहतरीन प्रश्न था, आप लोग इसको अपनी जो नोटबुक है उसमें दर्ज कर लीजिए। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 106 है कि उत्तर रामचरितम में कितने अंक हैं। विकल्प ए कह रहे कि 5 अंक हैं, विकल्प बी 6 अंक हैं, विकल्प सी 7 अंक या फिर विकल्प डी 8 अंक हैं। तो प्रश्न संख्या 106 का उत्तर आपको देना है कि उत्तर रामचरितम में कितने अंक हैं और बिल्कुल आप सबका जवाब भी आ गया कि सर विकल्प सी को लॉक किया जाए, 7 अंक इज राइट आंसर। और मैंने बताया था कि चरित्र की अनुभूति करिए, तो चरित्र की अनुभूति मतलब भभूति, भभूति जिसकी रचना है। और मैं बताता हूँ कि चरित्र को साथ साथ रखो, यानी कि उत्तर रामचरितम में कितने, बोले सर साथ साथ रखो, यानी कि 7 अंक हैं। ठीक है, तो बिल्कुल 106 का विकल्प सी 7 अंक इज राइट आंसर। प्रश्न 107 है कि क्रिया धातु लिट लकार उत्तम पुरुष द्विवचन रूप होगा। विकल्प ये कह रहे हैं कि कृष्याम, विकल्प बी है कृष्याव है, विकल्प सी कृष्याम है या फिर विकल्प डी है कृष्यत है। तो बिल्कुल जो भाई बहन थोड़ा सा भी धातु रूप को पढ़े होंगे तो निश्चित रूप से वो सब इसका बिल्कुल जवाब सही कर पाएंगे। और आप सबने बिल्कुल सही किया कि सर विकल्प बी को लॉक किया जाए, कृष्याव इज राइट आंसर, है ना। तो आप सभी भाई बहनों से बिल्कुल निवेदन है कि आप लोग जितने भी धातु रूप हैं खासतौर से महत्व रखते हैं उनको आप कंठस्थ कर लीजिए और कुछ विशेष शब्द रूपों को भी आप कंठस्थ कर लीजिए, क्योंकि निश्चित रूप से यहाँ से 2-3 प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछे जाते हैं और इस प्रकार के प्रश्न अगर गलत हो जाते हैं तो निश्चित रूप से जो चयन में थोड़ा सा लोहा लग जाता है। ठीक है ना, तो बिल्कुल आप सबका जवाब बिल्कुल कृष्याव इज राइट आंसर। ठीक है, चलिए प्रश्न 108 है कि तृष्टतु धातु रूप है। विकल्प ए कह रहे हैं कि लट लकार का, विकल्प बी लिट लकार का, विकल्प सी लोट लकार का या फिर विकल्प डी है लंग लकार का। तो सोच समझ कर उत्तर दीजिएगा। प्रश्न संख्या 108 आपके स्क्रीन पर है और आप सब भाई बहनों का जवाब भी आ गया कि सर विकल्प सी को लॉक किया जाए, लोट लकार इज राइट आंसर, है ना। अब देखिए जहाँ पे देखिए तू, तृष्टतु, पठतु, लिखतु, दृष्टतु, पश्यतु, है ना, तू आ जाए तो कर लीजिएगा भैया तू लोट, है ना, तू लोट, तू जहाँ पे देखिए उसको लोट लकार में ले जा करके घसीट दीजिएगा, रगड़ दीजिएगा और आपका प्रश्न सही बन जाएगा, तू लोट। ठीक है, तो यहाँ पे देखा आपने तू तिष्ठतु, तो लोट पे ले जाओ, लोट फार लोट लकार का, है ना, रूप है, धातु रूप है। ठीक है, चलिए प्रश्न 109 है
कि पितु शब्द रूप है। अब पितु शब्द रूप क्या है, कह रहे हैं कि विकल्प ए तृतीया एक वचन रूप है, विकल्प बी चतुर्थी एक वचन है, विकल्प सी पंचमी एक वचन है, या फिर विकल्प डी सप्तमी एक वचन है। तो प्रश्न संख्या 109 का जवाब आपको देना है। प्यारा सा प्रश्न है और आप सबके स्क्रीन पर है, और आप सबका जवाब भी आ गया कि सर विकल्प सी को लॉक किया जाए, पंचमी एक वचन रूप इज राइट आंसर। और बिल्कुल षष्ठी एक वचन रूप भी यही होता है, पितु है ना, सप्तमी में पितर ही होता है, ये ध्यान में रखिएगा। और बिल्कुल पितृ के रूप को आप लोग बिल्कुल कंटेस्ट कर लीजिएगा, ठीक है ना। तो फिलहाल 109 का विकल्प सी इज राइट आंसर, ठीक है। आगे प्रश्न संख्या 110 है कि साधक तमम करणम सूत्र किस विभक्ति से संबंधित है। विकल्प ये कह रहे हैं कि प्रथमा विभक्ति से, विकल्प बी द्वितीय विभक्ति से, विकल्प सी तृतीया, या फिर विकल्प डी चतुर्थी विभक्ति से। तो प्रश्न संख्या 110 का जवाब आपको सोच समझ कर देना है, और आप सबका जवाब भी आ गया कि सर विकल्प सी को लॉक किया जाए, है ना, तृतीय विभक्ति इज राइट आंसर। साधक तमम करणम, है ना, साधक तमम करणम, कार्य की सिद्धि में जो साधक होता है, जो साधन है, वही क्या है, करण है, और करण में जो है तृतीया विभक्ति होती है। तो निश्चित रूप से जिन भाई बहनों का जवाब विकल्प सी आया है उनका बिल्कुल सही जवाब है, और आप सबकी तैयारी भी बहुत अच्छी है, ठीक है। चलिए प्रश्न संख्या 111 है कि निम्न में असंगत मिलान है ना। विकल्प ये कह रहे हैं कि चौपाई में 16 मात्राएं होती हैं, यह संगत है। विकल्प बी हरि गीत का में 28 मात्राएं, विकल्प सी गीत का में 26 मात्राएं, या फिर विकल्प डी बरवे में 12 मात्राएं हैं। तो सोच समझ कर उत्तर दीजिएगा कौन एक असंगत है, यानी कि गलत है। और आप सब भाई बहनों का जवाब भी आ गया कि सर विकल्प डी को लॉक किया जाए, बरवे इज राइट आंसर, है ना। बात करें बरवे छंद में, तो बरवे छंद में 12 और 7 कुल 19, है ना, मात्राएं होती हैं, ध्यान में रखिएगा, ठीक है ना। 16 मात्राएं तो बिल्कुल सही है चौपाई में, हरि गीत का 28 की होती है और गीत का 26 की होती है। तो ये ध्यान में रखिएगा, और इस प्रश्न को बिल्कुल कंठस्थ कर लीजिएगा। कभी कभी आपकी परीक्षा में यहाँ से प्रश्न बन जाता है, तो निश्चित रूप से ये प्रश्न बहुत बेहतरीन है, इस पर स्टार लगाइए और इसे अपने नोटबुक में आप दर्ज कर लीजिए, ठीक है ना। तो बिल्कुल आप सबका जवाब भी आ गया कि सर विकल्प डी को लॉक किया जाए, ठीक है। आगे प्रश्न संख्या 112 है कि असंगत मिलान है। विकल्प कह रहे हैं कि सुधाकर जी ने क्या लिखा, बाबू, है ना, सुधाकर पत्र का जो प्रकाशन है बाबू तोताराम तारामोहन ने किया है। विकल्प बी बिहार बंधु का केशव राम भट्ट ने, विकल्प सी ब्राह्मण का प्रताप नारायण मिश्र ने, या फिर विकल्प डी पीयूष प्रभा का बेड़ी प्रसाद ने किया है। तो कह रहे इसमें एक असंगत मिलान है, यानी कि विकल्प जो है गलत है। तो कौन सा विकल्प गलत है, इसका आपको जवाब देना है, और आप सबका जवाब भी आ गया कि सर विकल्प डी को लॉक किया जाए, पीयूष प्रभा, है ना। बात करते हैं पीयूष प्रभा की, तो पीयूष प्रभा अंबिका दत्त व्यास जी की, है ना, इसका जो है संपादन किया है। बेड़ी प्रसाद की बात करते हो तो नागरी प्रचारी, है ना, बिल्कुल सभा, ध्यान में रखिएगा, नागरी प्रचारी सभा, ठीक है, ये ध्यान में रखिएगा, और इसको आप एज इट इज दिमाग में बैठा लीजिएगा। अब देखिए जो सुधाकर कौन होता है, तो बोले बाबू, बाबू फॉर बाबू तारामोहन। बिहार का बंधु केशव राम भट्ट है, और प्रताप ब्राह्मण तो प्रताप है, ध्यान में रख लीजिएगा। प्रताप नारायण मिश्र लगा हुआ है, तो मिश्र माने ब्राह्मण, ठीक है, ये ध्यान में रखिएगा। चलिए आगे प्रश्न संख्या 113 है कि आचार्य केशव की रसिक प्रिया में किसका निरूपण है। विकल्प कह रहे हैं कि अलंकार का निरूपण है, विकल्प बी रस का निरूपण है, विकल्प सी छंद का निरूपण है, या फिर विकल्प डी नक्सिक का निरूपण है। तो प्रश्न संख्या 113 का जवाब आपको देना है, सोच समझकर विचार कीजिए, इसके बाद इसका उत्तर दीजिए। और आप सब में से ढेर सारे भाई बहनों का जवाब आ गया कि सर विकल्प बी को लॉक किया जाए, है ना, रस निरूपण इज राइट आंसर। अब देखिए जो रसिक व्यक्ति है ना, तो रसिक तो रस का ही निरूपण करेगा। तो ध्यान में रखिएगा कि केशव की जो रसिक प्रिया है, तो रसिक रस का निरूपण ध्यान में रखिएगा। और आपने देखा कि अलंकार के निरूपण की बात करते हैं तो कवि प्रिया, कवि को प्रिय होता है अलंकार, तो अलंकार का निरूपण कवि प्रिया में हुआ है, ध्यान में रखिएगा। और छंद निरूपण की बात आ जाए तो इनकी एक रचना है छंदमाला। अब छंद की माला होगी तो उसमें छंद का निरूपण होगा, और इनकी एक रचना है नक्सिक, ध्यान में रखिएगा। तो नक्सिक में नक्सिका से नक्श लेकर शिखा तक का भी निरूपण किया गया है। तो निश्चित रूप से आप सबका जो जवाब था विकल्प बी इज राइट आंसर, है ना। केशव की रसिक प्रिया में रस का निरूपण है ना, ठीक है। आगे प्रश्न 114 है कि कबीर ग्रंथावली के संपादक हैं। विकल्प ये कह रहे हैं कि आदर्श सिंह उपाध्याय हरिओध हैं, विकल्प बी श्याम सुंदर दास हैं, विकल्प सी राम कुमार वर्मा है, या फिर विकल्प डी है हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं। तो प्रश्न संख्या 114 का उत्तर आपको दे रहा है। प्यारा सा प्रश्न आप सबके स्क्रीन पर है, और आप सबका जवाब भी धीरे धीरे आना शुरू हो गया कि सर कबीर की ग्रंथ विकल्प बी श्याम सुंदर दास ने कबीर ग्रंथावली लिखा है। और जब हम लोग इसका क्लास ले रहे थे तो मैंने आपको बताया था कबीर की ग्रंथावली जो होती बड़ी सुंदर है। तो कबीर की ग्रंथावली सुंदर है,
तो सुंदर फार श्याम सुंदर दास जी ने इसका संपादन किया है, ये ध्यान में रखिएगा, ठीक है ना। और बात करें यहाँ पे वचनावली, तो अयोध्या की वचन बड़ी सुंदर होती है, प्राण जाए पर वचन न जाए अयोध्या का। तो कबीर की जो वचनावली है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध ने लिखा है, ये ध्यान में आप रखिएगा, ठीक है ना। बात करें राम कुमार वर्मा ने, तो राम कुमार वर्मा ने संत कबीर लिखा है, और हजारी प्रसाद द्विवेदी की बात करें तो इन्होंने केवल कबीर लिखा है। तो केवल कबीर हजार हैं, संत कबीर की बात करते हैं तो राम कुमार वर्मा है, ये ध्यान में रखिएगा। और इस प्रश्न से संबंधित जितने भी आपने देखा कि ग्रंथ लिखे गए हैं, जो उसके संपादक हैं उसको आप कंठस्थ कर लीजिए, अपनी नोटबुक की बुक में जो है दर्ज कर लीजिए। निश्चित रूप से परीक्षा में फंसने वाले प्रश्न हैं और हो सकता है आपको परीक्षा में देखने को मिल जाए। आगे प्रश्न 115 है कि राम भक्ति कवि जिनका नाम है अग्रदास की भक्ति किस भाव की है। तो राम भक्त कवि अग्रदास की भक्ति किस भाव की है। विकल्प कह रहे कि दास्य भाव की थी, विकल्प बी साख्य भाव की है, विकल्प सी वात्सल्य भाव की, या फिर विकल्प डी माधुर्य भाव की। तो सोच समझ कर विचार कीजिए, इसके बाद प्रश्न संख्या 115 का जवाब दीजिए। और आप सब भाई बहनों का जवाब आ गया कि सर विकल्प डी को लॉक किया जाए, माधुर भाव की थी, है ना। तो अग्र की जो भक्ति थी अग्रदास की माधुर थी, और माँ से माधुर, माँ से मीराबाई की भी भक्ति, है ना, बिल्कुल माधुर भाव की थी, ये ध्यान में रखिएगा। और प्रश्न संख्या 115 के जो जवाब विकल्प डी को हमेशा के लिए कंठस्थ कर लीजिए। आगे 116 प्रश्न है कि मिश्र बंधुओं ने आदिकाल का नामकरण किस नाम से किया है। विकल्प कह रहे कि अलंकृत काल कहा, विकल्प बी श्रृंगार काल कहा, विकल्प सी कला काल कहा, या फिर विकल्प डी है रीति काव्य। तो सोच समझकर उत्तर देना है। प्रश्न संख्या 116 आपके स्क्रीन पर प्यारा सा प्रश्न है, और आप सभी का जवाब भी आ गया कि सर विकल्प ए को लॉक किया जाए, अलंकृत काल इज राइट आंसर, है ना। जो बंधु होते हैं, भाई होते हैं ना, वो अलंकृत करते हैं। आपके बंधु हों या हमारे बंधु हों, जब पढ़ लिख करके अच्छे पद पर चयनित हो जाते हैं, अच्छी उपलब्धि हासिल करते हैं, तो क्या करते हैं, अलंकृत करते हैं। तो बंधु ने अलंकृत किया, मिश्र बंधुओं ने अलंकृत किया, यानी कि रीतकाल को अलंकृत काल कहा है। श्रृंगार तो पूरा विश्व करता है, तो विश्वनाथ प्रसाद, है ना, ध्यान में रखिएगा। कलाकाल तो रसाल जी ने, रमाशंकर शुक्ल रसाल जी ने जो है रीतकाल को कलाकाल कहा है, और रीतकाव्य तो गियर्सन का है, ध्यान में रखिएगा। रीतकाव्य गियर्सन का, रीतकाल की बात आती है तो रीतकाल राम का है ना, यानी कि रामचंद्र शुक्ल जी का कथन है, और रीतकाव्य गियर्सन का है। तो निश्चित रूप से इस प्रश्न से संबंधित ढेर सारे प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछे जा सकते हैं, स्टार लगा लीजिए, और इससे संबंधित जो तथ्य हैं उनको आप बिल्कुल दिमाग में बैठा लीजिए, ठीक है। चलिए आगे प्रश्न 117 है कि बिहारी सतसई पर किन ग्रंथों का प्रभाव पड़ा है। विकल्प कह रहे कि गाथा सप्तशती का प्रभाव पड़ा, विकल्प बी अमरूक शतक का प्रभाव पड़ा, विकल्प सी आर्या सप्तशती, या फिर विकल्प डी हो उपयुक्त सभी। तो प्रश्न संख्या 117 का जवाब आया कि सर विकल्प डी को लॉक किया जाए, उपयुक्त सभी इज राइट आंसर, है ना। तो उपयुक्त सभी इज राइट आंसर। और बिहारी पर सतसई पर किसका प्रभाव पड़ा, बोले सर, है ना, कि आर्य की गाथा अमर है, आर्य की गाथा अमर है, तो आर्या सप्तशती, अमर से अमरूक, और गाथा से गाथा सप्तशती। तो तीनों रचनाओं का प्रभाव इस पर पड़ा हुआ है, ध्यान में रखिएगा। और प्रश्न संख्या 117 का विकल्प डी को हमेशा के लिए कंठस्थ कर लीजिए, ठीक है। चलिए प्रश्न 118 है कि अवध विलास किसकी कृति है। विकल्प कह रहे कि लालदास की, विकल्प बी सुंदरदास की, विकल्प सी लाल कवि की, या फिर विकल्प डी है लल्लू लाल की। तो बिल्कुल प्रश्न 118 का जवाब आप सबका आ गया कि सर विकल्प ए को लॉक किया जाए, अवध विलास लालदास की रचना है, ये ध्यान में रखिएगा, उसको कंठस्थ कर लीजिए, ठीक है। चलिए आगे प्रश्न 119 है कि निम्न में से किस कवि का असली नाम असंगत है। विकल्प ए लाल कवि का जो असली नाम था गोरीलाल पुरोहित था, विकल्प बी रसलीन का नाम पृथ्वी सिंह, विकल्प सी जो रसनिधि का नाम पृथ्वी सिंह, विकल्प सी रसलीन का जो नाम था मूल नाम सैयद गुलाम नबी, या फिर विकल्प डी है देव का नाम देव नारायण है। तो कह रहे प्रश्न संख्या 19 को सोच समझ लीजिए, और इसमें से एक विकल्प असंगत है, इन्हीं की एक कवि और उनके असली नाम जो है सही नहीं है। तो बिल्कुल सोच समझकर विचार करके फिर इसका उत्तर दीजिएगा। विकल्प ये लाल कवि गोरीलाल पुरोहित, रसनिधि पृथ्वी सिंह, रसलीन सैयद गुलाम नबी, या फिर विकल्प डी देव का देव नारायण नाम है। तो आप सबका जवाब भी आ गया कि सर विकल्प डी को लॉक किया जाए, है ना। देखिए देव कवि का जो मूल नाम था वो देवदत्त था, ये ध्यान में रखिएगा, देव नारायण नहीं था। तो यही विकल्प जो है असंगत है, गलत है, अशुद्ध है ना। बाकी लाल कवि गोरेलाल, देखिए होंगे गांव समाज में जो व्यक्ति गोरा होता है, इसका चेहरा लाल होता है ना, तो उसको लोग गोरे गोरे कह देते हैं, तो गोरेलाल, लाल कवि गोरेलाल, है ना।
रस निधि, रस की निधि है पृथ्वी, पृथ्वी सिंह ध्यान में रख लीजिएगा। और रस में लीन कौन है, बोले गुलाम नबी, इसे दिमाग में बैठा लीजिएगा। और प्रश्न संख्या 119 को बिल्कुल एज इट इज कंठस्थ कर लीजिए, ठीक है। चलिए, प्रश्न संख्या 120 है कि कवि प्रेमचंद को कबीर के बाद सबसे बड़ा व्यंगकार किसने माना है। प्रश्न संख्या 120 आपके स्क्रीन पर है कि प्रेमचंद को कबीर के बाद सबसे बड़ा व्यंगकार किसने माना। विकल्प ए रामचंद्र शुक्ल ने माना, विकल्प बी विजय देव नारायण शाही ने माना, विकल्प सी रामविलास शर्मा ने, या फिर विकल्प डी डॉक्टर नागेंद्र ने। तो प्रश्न संख्या 120 का उत्तर आपको देना है। प्यारा सा प्रश्न आपके स्क्रीन पर है और आप सबका जवाब भी आ गया कि सर विकल्प बी को लॉक किया जाए, विजय देव नारायण शाही इज राइट आंसर, है ना। तो प्रेमचंद को कबीर के बाद सबसे बड़ा व्यंगकार विजय देव ने माना, सही है, सही है ना। तो क्या है कि प्रेमचंद के बाद सबसे बड़ा व्यंगकार कौन है ना, कबीर के बाद प्रेम है, सही है, सही है पर शाही जी ने कहा है, विजय देव नारायण शाही इज राइट आंसर, ठीक है। चलिए, प्रश्न संख्या 121 है कि वसीयत नाटक किसका है। विकल्प ये कह रहे हैं कि अमृत राय का, विकल्प बी भगवती चरण वर्मा का, विकल्प सी ज्ञानदेव का, या फिर विकल्प डी है विपिन कुमार का। तो प्रश्न संख्या 121 का उत्तर आपको देना है कि वसीयत नाटक किसका है। और आप सब भाई बहनों का जवाब भी आ गया कि सर विकल्प बी को लॉक किया जाए, भगवती चरण वर्मा इज राइट आंसर, है ना। तो वसीयत कैसे होती है, बोले सर भगवती के चरण में गिर करके वसीयत ले लो। वसीयत कैसे लो, बोले सर भगवती के चरण में गिर करके या भगवती के चरण में नाटक करके वसीयत ले लो। तो नाटक से नाटक आ जाएगा, है ना। तो भगवती के चरण में नाटक करके वसीयत ले लो, ये ध्यान में रखिएगा और इसे कंठस्थ कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए, प्रश्न 122 है कि मादा कैक्टस नाटक किसका है। विकल्प कह रहे हैं कि लक्ष्मी नारायण लाल का है, विकल्प ए लक्ष्मी नारायण मिश्र का, विकल्प बी लक्ष्मी नारायण लाल का, विकल्प सी भगवती प्रसाद वाजपेयी का, या फिर विकल्प डी है रांगे राघव का। तो प्रश्न संख्या 122 का जवाब आपको देना है और आप सब भाई बहनों का जवाब तेजी के साथ आ गया कि सर विकल्प बी को लॉक किया जाए, लक्ष्मी नारायण लाल इज राइट आंसर, है ना। और बिल्कुल जब हम लोग नाटक पढ़ रहे थे तो मैंने आपको बताया था कि मादा कैक्टस होती लाल, लाल फाल, लक्ष्मी नारायण लाल इज राइट आंसर, ठीक है ना। तो निश्चित रूप से आप सबका जो जवाब विकल्प बी आया और बहुत बेहतरीन जवाब था। तो जिन भाई बहनों का जवाब विकल्प बी था, निश्चित रूप से आप सबकी तैयारी बहुत ही बेहतर है, मजबूत है और आप चयन के बहुत करीब हैं, ठीक है। चलिए, प्रश्न संख्या 123 है कि किस निबंधकार ने कुटिचातन नाम से निबंध का संग्रह किया है। विकल्प ये कह रहे हैं कि अगे ने, विकल्प बी विद्यानिवास मिश्र ने, विकल्प सी कुबेरनाथ राय ने, या फिर विकल्प डी हरिशंकर प्रसाई ने। तो प्रश्न संख्या 123 का जवाब आपको देना है, आपके स्क्रीन पर है और आप सब भाई बहनों का जवाब भी आ गया कि सर विकल्प ए को लॉक किया जाए, अगे इज राइट आंसर, है ना। तो देखिए कुटचातन कितने हैं, बोले सर कुटचातन तो अगे हैं, अगे फॉर अगे जी ने इस नाम से निबंध का संग्रह किया है, ठीक है। चलिए, आगे प्रश्न संख्या 124 है कि उपनिवेश में स्त्री किसकी पुस्तक है। तो विकल्प ये कह रहे हैं कि राजेंद्र यादव की है, विकल्प बी प्रभा खेतान की है, विकल्प सी विभा देवसरे की है, या फिर विकल्प डी मार्कंडे की। तो प्रश्न संख्या 124 का जवाब आपको देना है और आप सब भाई बहनों का जवाब भी धीरे धीरे आ गया कि सर विकल्प बी को लॉक किया जाए, प्रभा खेतान इज राइट आंसर, है ना। देखिए जो उपनिवेश में स्त्री होती है ना, तो उपनिवेश में स्त्री बोले सर खेत में, उपनिवेश में स्त्री खेत में है, तो खेत का मतलब हो गया प्रभा खेतान इज राइट आंसर। ये ध्यान में रखिएगा और इसे कंठस्थ कर लीजिएगा, ठीक है ना, ये ध्यान में रखिएगा। और एक रचना आपको राजेंद्र यादव की देखने को मिलती है कि आदमी की निगाह में औरत, है ना, ये ध्यान में रखिएगा। स्वागता है बेटी की बात करते हैं तो विभा देवसरे की एक रचना है, और मार्कंडे की बात है तो कहानी की बात एक इनकी, है ना, पुस्तक आपको देखने को मिलेगी, ठीक है। चलिए, आगे प्रश्न संख्या 125 है और आज की इस प्रश्नोत्तरी का अंतिम प्रश्न है। तो हम चाहेंगे कि आप सभी भाई बहन जितने भी लोग जुड़े हुए हो, आप लोग इसका जवाब दें और सही जवाब देकर जाएं। प्रश्न संख्या 125 है कि युग पुरुष संस्मरण रेखा चित्र किसका है। विकल्प कह रहे कि माखनलाल चतुर्वेदी का, विकल्प बी रामधारी सिंह दिनकर का, विकल्प सी किसड़ा सोबती का, या फिर विकल्प डी है रामेश्वर शुक्ल अंचल का। तो जो भी भाई बहन बिल्कुल सुबह से लगातार जुड़े हुए हैं, आप सबको बहुत बहुत बधाई, आभार और धन्यवाद कि आप लोग बिल्कुल इस प्रश्नोत्तरी को प्रारंभ से लेकर के अंत तक जुड़े रहे। और जो भी भाई बाद में भी देख रहे हैं उनको भी धन्यवाद, और जो बीच में देखें उनको भी धन्यवाद, क्योंकि रविवार का दिन होता है, ढेर सारा काम होता है, तो आप लोग निश्चित रूप से कोई ना कोई काम छोड़कर ही देख रहे हैं। तो ऐसे में बिल्कुल स्वाभाविक है कि कहीं से भी और कभी भी जब मौका मिल जाए तब आप इसको पढ़ें।
तो फिलहाल आप सबका जवाब भी तेजी के साथ आ गया कि सर विकल्प डी इज राइट आंसर, है ना। तो देखिए युग का पुरुष कहाँ, बोले सर युग के पुरुष तो अंचल में है। अब अंचल में है तो अंचल फॉर रामेश्वर शुक्ल अंचल इज राइट आंसर, है ना। अंचल को क्षेत्र कहते हैं, एरिया कहते हैं, इलाका कहते हैं। तो बस दिमाग में रख लीजिएगा कि युग का पुरुष तो अंचल में है, तो अंचल फॉर रामेश्वर शुक्ल अंचल इज राइट आंसर। तो मित्रों आज की इस वीडियो में बस इतना। अगले वीडियो में फिर हम इसी तरह से एक नई प्रश्नोत्तरी को लेकर उपस्थित होंगे और प्रत्येक दिन सुबह 7 बजे टॉपिक पर प्रश्नोत्तरी, और प्रत्येक रविवार को 125 टीजीटी पीजीटी हिंदी के पाठ्यक्रम पे आधारित जो प्रश्नोत्तरी होती है मेरे द्वारा कराई जाती है। तो चैनल पर जो भाई बहन नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके आप लोग हमारे साथ जुड़ जाएं और अपनी तैयारी को जांचें परखें मजबूत करें। तो आज के इस वीडियो में बस इतना, आप सबसे इजाज़त लेंगे। धन्यवाद, नमस्कार, बाय बाय।